have with us Manoj Raghuvanshi ji. Manoj ji is a name that everybody is familiar with, and you would have seen that in the very popular movie Kashmir Files, you had this scene in the trailer itself, which was a very hard hitting scene, where a journalist asks this character जो merged है बिट्टा कराटे और यासिन मलिक को मर्ज करके बनाया गया है, तो उनसे वो पूछते हैं कि आपने जो अगर आपकी माँ को कहें किल करने के लिए या आपके भाई को बोलें कि आप मर्डर कर दें तो क्या आप करेंगे? एंड दिस पर्सन इज एक्टिंग एज वन ऑफ द terrorists. So that was a very hard hitting moment, and we all know that this interview is there in real. It is the interview of the terrorist Bitta Karate, and you see Manoj ji interviewing him honestly and fearlessly. And Vivek ji तो यहाँ तक कहते हैं कि Kashmir Files will forever remain indebted to Manoj Raghuvanshi ji for providing the backbone and structure of this film. And it's a great honor to have you, Manoj ji, on the program today. So you have a 44-year-old long journalistic career, and you were one of the first, in fact, the first journalist who broke the news that terrorism is about to erupt in the valley 5 months before it actually erupted. You warned the political class, etc., that there will be terrorism erupting, and but nothing was done, and that's what we will talk about today. So welcome, Manoj ji. What drew you to journalism? आपको जर्नलिज्म की तरफ आने की प्रेरणा जो है वो कहाँ से मिली? मैं एक स्टूडेंट था और विनोद दुआ मेरा दोस्त था। 3 साल मुझसे सीनियर था यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और 3 साल टेलीविजन में सीनियर था। और विनोद दुआ और मेरी दोनों की ये इच्छा रहती थी कि अगर हमारी हीरोपंती थोड़ा बेहतर हो जाए तो लड़कियां थोड़ा ज्यादा पसंद करेंगी। उस समय कोई देशभक्ति या कोई मतलब कोई ग्लोबल चेंज या कोई बहुत ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं था। बट जून 1989 में जब आप गए वहां पे, तो किस प्रकार से आपने ज्वाइन किया न्यूज ट्रैक और आपको कैसे भेजा गया कश्मीर में? ये मैंने 78 में टेलीविजन शुरू किया था और 78, 79, 80 में मैंने प्रिंट में फॉर्मली एंटर किया और 88 तक मैं प्रिंट में भी रहा और टेलीविजन तो करता ही रहा लगातार। मैं पायनियर में था, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट 88 में। विनोद दुआ का फोन आया, उसने मधु त्रिवेहन से मिलवाया कि मीट मधु त्रिवेहन। मुझे क्या पता कौन मधु त्रिवेहन। बहरहाल मधु त्रिवेहन को कुछ मेरा हाव भाव ठीक लगा। उन्होंने ये मन बनाया कि इसको काम देके देखते हैं कि कैसा करता है, और काम दिया और काम अच्छा हो गया। उनको पसंद आया, उन्होंने कहा हमको ज्वाइन कर लो। हमने उनको ज्वाइन कर लिया। तो 89 में जब मैं पहली बार गया, मतलब पहली बार तो कश्मीर नहीं गया था, मतलब पत्रकार के नाते 5 जून 89 को मैं लैंड किया श्रीनगर में, और आयतुल्लाह खमीनी की मृत्यु हुई थी और पढ़ा रास्ते में, और होटल के अंदर अभी चेक इन कर ही रहे थे कि एक बस गुजरी और उसपे अंदर ऊपर लोग बैठे थे कि अल्लाह अकबर खोमेनी रहबर, अल्लाह अकबर खोमेनी रहबर। तो कश्मीर के पास और श्रीनगर के पास ही बड़गाम नाम की जगह है, ऐसी 40-50 किलोमीटर होगी। हम चेक इन करना रोक के डिक्की विक्की सब बंद करके उसके पीछे हो गए और बड़गाम चौक पे पहुंच के हमने उन लोगों के इंटरव्यू किए, और उन्होंने जो बातें बताई वो बाद में अभी विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि भाई वो आपका तब का इंटरव्यू पहला वाला हमारे बड़े काम आया, क्योंकि हमारे खिलाफ शियाओं ने ये एक आरोप लगा दिया कि ये विवेक अग्निहोत्री ने गलत काम किया कि शियाओं को दिखा दिया और शिया तो आतंकवादी नहीं होते और खुमैनी की तस्वीर दिखा दी। तो बोले कि आप ही की पहली स्टोरी से मैंने वो फुटेज दिखाई कि बड़गाम चौक में वो मौलवी साहब फरमा रहे हैं कि हम इस बच्चे को सिखा रहे हैं जिहाद, और तुम
लड़ो और तुम शहीद हुए तो अल्लाह के प्यारे, ये कुरान कहता है, मैं नहीं। और एक उन्होंने याद दिलाया कि वो मौलवी साहब कह रहे थे कि ये खोमेनी साहब फरमाते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में असलाह, मतलब हथियार। तो उन्होंने कहा कि आपकी वो फुटेज हमारी अदालत में काम आई, ये बताने के लिए कि भैया ये जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, शियाओं का भी ये रोल था। यू हैड रिपोर्टेड दैट टेररिज्म विल erupt इन द वैली, और आपने ये रिपोर्ट भी सबमिट करी थी। तो ऐसा क्या देखा आपने इन दोज इन द मंथ दैट यू वर देयर, दैट यू केम टू नो दैट दिस इज गोइंग टू हैपन? पहले मुझे तो पहले से यहाँ से टिप ऑफ मिला था ना, जो विदेश मंत्री थे हमारे दिनेश सिंह, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बुला के मुझसे कहा कि मनोज, कश्मीर में लल है, मतलब स्टॉर्म से पहले का सन्नाटा है, ये फूटेगा। और मैं जब गया वहां पे जून में हमने शूट किया, करीब करीब एंड ऑफ जून तक शूट किया, मतलब 5 जून से 18 दिन शूट किया, पूरी घाटी और थोड़ा बहुत जम्मू। और अंदर हमने जो देखा वो चौंकाने वाला था। जामिया मस्जिद श्रीनगर में हिंदुस्तान का झंडा जला रहे हैं, AK-47 लेके लड़के बैठे हैं, मास्क, पहली बार मास्क आया, और कह रहे हैं कि दुश्मन है हमारी इंडियन आर्मी और हम जिहाद कर रहे हैं, इस्लामी आतंकवाद कर रहे हैं। ये हिज़्ब इस्लामी के थे, गुलबुद्दीन हिकमतियार एक था। और डीजी पुलिस कह रहे हैं कि हमारे लड़के गए हुए हैं पार और वो आएंगे ट्रेनिंग लेके। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब भाई लड़के पाकिस्तान गए हैं और वहां पे पाकिस्तान ट्रेन कर रहा है, तो क्या मैं गलत हूं कि पाकिस्तान ये कर रहा है? मतलब आतंकवाद फूटने वाला है, इसके इतने सबूत थे। उन्होंने हथियार पकड़े थे, मतलब सब मशीन गन्स और AK-47 और हैंड ग्रेनेड और सब पकड़े थे। तो भाई ये हथियार आना शुरू हो गए हैं, तो ये काहे के लिए आ रहे हैं? तो साफ था कि एक आर्म्ड स्ट्रगल किसी ग्रुप की होगी। और ये JKLF का गैंग था पहला वाला, मतलब यासीन मलिक, बिल्टा कराटे, ये वाला गैंग था। तो पहली स्टोरी का तो ये असर हुआ कि फारूक अब्दुल्ला इतना नाराज हो गए मुख्यमंत्री से कि वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री से कह रहे थे कि ये मनोज को पकड़ के बंद कर दीजिए, झूठ बोल रहा है। 5 महीने बाद रुबैया सैयद किडनैप, और फिर मैं गया, फिर मैंने शूट किया श्रीनगर के डाउनटाउन एरियाज में, बोहरी कदल, सभा कदल, खान यार, हिंदुस्तान का झंडा जला रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, इंडियन डॉग्स गो बैक। और तो ये रुबैया के बदले में 5 आतंकवादी छोड़ दिए सरकार ने। उनका आतंकवादियों का दिमाग खराब हो गया। अगले महीने, मतलब अभी से हिंदू, कश्मीरी हिंदू का पलायन थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। जनवरी 90 में तो पूरा हुआ ना, दिसंबर 89 में भी शुरू हो गया था, जब ये हाल देखा कि हमारी सरकार घुटने के बल बैठ गई। तो उसके बाद 19 जनवरी की रात को 90, अगला महीना, उन्होंने वो बुलेवार्ड रोड पे यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, और मतलब कश्मीरी हिंदू चले जाओ, अपनी लड़कियां छोड़ जाओ, हम पाकिस्तान बनाएंगे। और आतंक का इतना बड़ा प्रहार किया कि पूरी हिंदू कम्युनिटी जान बचा के बाहर आ गई। मतलब सब नौकरियां, रोजगार, बाग बगीचा, प्रॉपर्टी, मकान, बच्चों की पढ़ाई, बिजनेस, पुश्तों का व्यापार, सब छोड़ के बाहर आ गई जान बचाने के लिए। तो ये कश्मीर में हुआ और अपने प्रदेश में हुआ।
32 साल पहले हुआ, कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है। लेकिन इस 32 साल में केवल एक फिल्म आई, कश्मीर फाइल्स। इस 32 साल में न तो पत्रकारों ने बताया, न पॉलिटिकल नेताओं ने बताया कि भाई इतना बड़ा आतंक हुआ है कि हिंदू इतने पीड़ित हैं। ये वही झूठ है जो हमारे इतिहास, ये पत्रकार थे, ये झूठ बोल रहे थे 32 साल से। ये काम हमारे इतिहासकार कर रहे थे। मतलब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मौलाना आजाद को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। अब मौलाना आजाद ने एक एजुकेशन सिस्टम बना दिया जिसमें कि अब औरंगजेब को आपको लिखना होता था कि वो रिलीजियस बिगॉट नहीं था। वो बड़ा ही नरम दिल, बड़ा ही नेक इंसान था, जो कि मंदिरों को दान देता था। और मतलब वो तो कभी उसने कोई ऐसा कोई बुरा काम, मतलब कहाँ सोच भी कैसे, कितना भला आदमी था। यूपीएससी के इम्तिहान में अगर आपने लिख दिया कि औरंगजेब रिलीजियस बिगॉट था, तो आप फेल हो जाएंगे। ये मौलाना आजाद का एजुकेशन सिस्टम था। तो हिंदुओं को आज जब वो मथुरा काशी का मूवमेंट देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये हमसे पत्रकारों ने भी छुपाया, हमसे इतिहासकारों ने भी छुपाया, हमसे नेताओं ने झूठ बोला, बात को छुपाया और उल्टा दिखाया। मतलब वरना वो फिजा फिल्म में दिखा रहे हैं कि साहब बेचारा मासूम मुसलमान लड़का क्या करता, अगर बंदूक न उठाता तो क्या करता। वो दूसरे धर्म के जो गुंडे थे उसकी बहन को छेड़ रहे थे, मान नहीं रहे थे। बेचारा मासूम मुसलमान लड़का बंदूक उठा बैठा। या मैंने तो कई, मतलब मैंने आतंकवादियों का इंटरव्यू किया भी है और देखा भी है। वो हाफिज सईद, उसामा बिन लादेन, कोई बिरटा कराटे, यासीन मलिक, अफजल गुरु, कोई मकबूल भट्ट, कोई कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मौलाना मसूद अजहर, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी बहन को छेड़ दिया था इसलिए मैं आतंकवादी बन गया। ये फिजा फिल्म का जो झूठ था वो क्या था? वो केवल ये नहीं था कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जीरो पे रह जाएं, वो आपको पाताल लोक में धकेल रहे थे। कि मतलब आपको सच न पता लगे ये तो एक बात है, उल्टा आपको बता दें कि साहब ये तो मासूम आपकी वजह से ये बने हैं, ये आप हैं बदमाश, आप हैं जिम्मेदार। मतलब न फना, न फिजा, न हैदर, न कश्मीर मिशन कश्मीर, मतलब कोई मदरसा नहीं है, कोई जिहाद की शिक्षा नहीं है। ये तो दूसरे धर्म के जो टीका लगा के, पटका लगा के गुंडे बहन को छेड़ रहे हैं। बेचारा मासूम मुसलमान उसकी वजह से बंदूक उठाने पे मजबूर हो गया है। ये ड्रामा कर रहे थे बदमाश मिलके, राजनेता, मीडिया, इतिहासकार, चाहे वो इस्लामी आतंकवाद हो कश्मीर घाटी में, चाहे वो इस्लामी आतंकवाद हो औरंगजेब का। भी कश्मीर घाटी में इस्लामी आतंकवादी मंदिर तोड़ रहे हैं। ये मंदिर तोड़ना उनका एक नियम है। बामियान की मूर्तियां क्यों तालिबान ने तोड़ी? कि भाई मूर्ति है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आर्टिलरी गन से फोड़ दें। सारी दुनिया ने देखा, यूट्यूब पर पड़ी है।
वीडियोस पड़े हुए हैं। अब औरंगजेब ने वही किया। बाबर के जनरल मीर बाकी ने 1528 में वही किया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई थी। औरंगजेब ने तो न जाने कितने मंदिर तोड़े हैं। मतलब मथुरा काशी तो केवल 2 बड़े मंदिर हम बोलते हैं, अयोध्या मथुरा काशी, न जाने कितने मंदिर तोड़े हैं इन लोगों ने। अब सोचिए ना, औरंगजेब तो बादशाह था, वो कश्मीरी, वो हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, ये लोग तो मंदिर तोड़ ले जाते हैं, जबकि ये बादशाह नहीं है। हमारी आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह वहां पे लगे हैं उनको रोकने के लिए, तब वो कानून तोड़ के मंदिर तोड़ लेते हैं, मासूम लोगों को मार लेते हैं, अभी भी मार रहे हैं। औरंगजेब तो बादशाह था और जिहादी इस्लामी आतंकवादी था। आर्मी उसके पास थी। हमारे लिए आर्मी हमारे डिफेंस में नहीं थी, आर्मी उसकी थी। उसकी आर्मी अटैक करती थी हम पे, हमारे मासूम लोगों को उसकी आर्मी मारती थी, हमारे मंदिर उसकी आर्मी तोड़ती थी। जैसे बाबर की जनरल मीर बाकी ने मंदिर तोड़ा, जनरल। ये औरंगजेब का इतना ज्यादा जहरीला आदमी था, केवल नफरत थी उस आदमी के अंदर और कुछ था ही नहीं। और वो हिंदुओं को, हिंदू धर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो वो 40 मन जनेऊ रोज जलवाता था और तब खाना खाता था। मतलब एक जनेऊ कितना हल्का होता है, और किसी लड़के से आप कहिए कि जनेऊ उतारो तो कितना उसको दुख पहुंचेगा। लेकिन फिर भी वो मजबूर हुआ जनेऊ उतारने के लिए, तो कितना बुरा, इतना ज्यादा आतंक हुआ कि उसने मजबूरी में जनेऊ उतार दिया। जब बच्चों को मारते थे ये लोग, और मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे शहीद हुए, दीवार में 2 चुनवा दिए गए, 2 युद्ध में शहीद हुए, उनके पिताजी की शहादत हुई। ये लोग बच्चियों को मारते थे हमेशा से, हमेशा से। मतलब अभी भी रशिया में, नॉर्थ ओसेटिया में बेस्टलन है, वहां पे 336 लोगों को मार दिया, 336। आधे स्कूल के बच्चे थे। पाकिस्तान में पेशावर में आर्मी स्कूल के 134 बच्चियों को मार दिया। ये लोग औरतों बच्चियों को मारते हैं, जिहादी इस्लामी आतंकवादी औरतों बच्चों को मारते हैं निहत्थे पूजा करते समय। इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो संकट मोचन हनुमान मंदिर वाराणसी में, या अक्षरधाम मंदिर अहमदाबाद में, या रघुनाथ मंदिर जम्मू में, या पार्लियामेंट पे जब अटैक किया 13 दिसंबर 2001 को, या कहीं पे भी 26/11/2008 को ताज और बाकी मुंबई में अटैक किया, ये मासूम लोगों को, औरतों बच्चों को मारते हैं और मंदिर तोड़ते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कुतुब मीनार के साथ में बिल्कुल लगी हुई बनी है, उसके बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्लेक लगाए हुए हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। ये ऐसा ही नहीं लिखा है, और बहुत पहले से लिखा हुआ है कि, मतलब दशकों से लिखा हुआ है कि ये कुव्वत उल इस्लाम, मतलब कुव्वत मतलब माइट, उफ उल मतलब ऑफ, इस्लाम मतलब इस्लाम, मस्जिद
27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाई गई ताकि इस्लाम की ताकत को दिखाया जा सके। अब जो हिंदू को बात समझ में आ रही है, सीताराम गोयल की किताब हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम और लोग विद्वान लोगों की बातें और जमीन की हकीकत, मतलब ज्ञान वापी मॉस्क के अंदर का वीडियो, तो अब जो लोगों को बात समझ में आ रही है कि भैया ये हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और हमको न्याय मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया है। आपने जैसे बोला कि इनको भटका हुआ नौजवान दिखाते हैं मूवीज वगैरह में, तो आपका जो वो इंटरव्यू था वो निर्णायक था इन पुटिंग अक्रॉस दिस पिक्चर दैट दिस इज नॉट ए भटका हुआ नौजवान बिट्टा कराटे का। ये भटके हुए नौजवान नहीं है, ये वहां से हुक्म आता है, ये हलफ जो है उठाते हैं, और ये अपनी माँ और तो वहां तो बहन के लिए लड़ते मरते दिखा रहे हैं फिजा में, यहाँ तो अपनी माँ और भाई, बहन और भाई को भी मारने को तैयार है। ठीक तो बात है। आपने बिल्कुल सही पिक्चर दिखाया और उसके लिए वी विल फॉरएवर रिमेन ग्रेटफुल। मौलाना, जो आपने बोला कि मौलाना आजाद को इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, इसी बात पे आपकी मैंने कहीं पे इंटरव्यू देखा जहाँ आपने बोला कि ये 1989 में नहीं शुरू हुआ था, ये 1970s में जब बांग्लादेश और वो बांग्लादेश को कट ऑफ कर दिया गया, तब से ये पाकिस्तान के आर्मी में, आईएसआई में और उनके उसमें जो है इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड सो दे रोप्ड इन ऑल दीज मुल्लाज, मौलानाज एंड एवरीबॉडी। और फिर वो स्टोरी जरा बताइए प्लीज। देखिए, दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश है। तो और 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। ये एक बड़ा इतिहास का अजूबा था। तो पाकिस्तान बड़ा बनाया, उन्होंने बदला लेने की ठानी। तो एक अटैक तो उन्होंने किया था, पाकिस्तान के लोगों ने, मतलब जो भी कबायली-वबायली जो भी, बिल्कुल हमारे आज़ादी मिलते ही कश्मीर के ऊपर, और हरि सिंह जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने उस अटैक की वजह से प्रेशर में आके एक्सेशन साइन किया, वरना उनका कोई मूड नहीं था। वो अपने उसमें थे कि भई हम राजा बने रहेंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने 1965 में अपने गेरिल्लास भेजे कि भई कश्मीर में जाके तुम लोग लड़ो, लेकिन वो भी असफल हो गया। ये बाहर के लोग थे। कश्मीरी मुसलमान ने इनको स्वीकार नहीं किया, दिल से नहीं किया। अब पाकिस्तान ने कहा कि भाई देखिए, बाहर के लोग भेजने में वो कश्मीरी मुसलमान के मरने एक मेंटल ब्लॉक है, इन्हीं के लड़कों को तैयार करते हैं। तो दिसंबर 71 में उन्होंने ये प्लान बनाया पाकिस्तान ने कि कश्मीर के मदरसों में बरेलवी स्कूल, बिहार शरीफ, देवबंदी स्कूल के मुल्ले जाके काफिर जिहाद, काफिर जिहाद, काफिर जिहाद सिखाएंगे, और उन्होंने सिखाया। अब वो दिसंबर 71 में जो 4 साल का लड़का था मदरसे में, वो दिसंबर 89 में जब रवैया किडनैप हुई, वो 22 साल का नौजवान हो गया था। अब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग लेके, हथियार लेके, पैसे लेके और अंदर से मोटिवेटेड जिहाद, तो उसने अटैक कर दिया। तो जो हमको 89 में दिखाई दिया, वो कोई ऐसा नहीं था कि मेरी स्टोरी जुलाई 89 में आई और 5 महीने बाद आतंकवाद फूट गया। तैयारी उनकी लंबी थी। अब फारूक अब्दुल्ला जो है वो जेकेएलएफ के फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ जेकेएलएफ, फारूक अब्दुल्ला। अच्छा। ही इवन शेयर्ड द डायस विद देम ना। और तो ओके। 84 में उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बोला कि आप निकलिए यहाँ से, सो देन ही वाज रिमूव्ड।
तो ये जो फारूक अब्दुल्ला है, अब ये जो ट्रेनिंग में जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो देयर इज सम कॉम्प्लिसिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली अलोंग विद द लोकल पीपल एंड एवरीबॉडी। सो दिस ठीक है। फारूक अब्दुल्ला जो हैं, इनको बड़ी सिंपैथी थी इनके प्रति जेकेएलएफ की, और इन्होंने कम से कम काफ़ी आई थिंक 70 टू 80 टेररिस्ट तो रिलीज़ किए थे बिटवीन जुलाई एंड अगस्त जी, 1989। जी, जी, जी। इसमें से यासिन मलिक और बाकी मतलब काफ़ी थे वहाँ। जी, जी, ये तो एक पार्ट ये है। एक पार्ट ये है कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि वीपी सिंह के होम मिनिस्टर बन गए, 2 दिसंबर को सरकार बनी और उसके 6 दिन बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया किडनैप हो गई। एक पार्ट ये है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद भी तो बिल्कुल जिहादी माइंडसेट के थे, मतलब सपोर्ट करते थे उस जिहादी माइंडसेट को। तो फारूक अब्दुल्ला को तो बार-बार मतलब जगमोहन गवर्नर ने 84 से 89 के बीच में राजीव गांधी प्रधानमंत्री को बार-बार लिखा कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं और आज अगर हमने ठीक नहीं किया तो कल देर हो जाएगी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री की हैसियत से मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को लिख रहे थे। फारूक अब्दुल्ला कुछ कर नहीं रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कुछ करना। वो तो देख रहे थे कि ये मतलब ये नासूर, और जब ये नासूर फूटा 19 जनवरी 90 को, वो जो बुलेवार्ड रोड पे जुलूस निकले, तो फारूक अब्दुल्ला एक दिन पहले इस्तीफा देके गायब हो गए। मतलब वहां तक तो ले गए वो कि चलो तुम लोग यहाँ तक पहुंच जाओ, और उसके बाद उन्होंने अपना हाथ खींच भाई मैं नहीं हूँ इसमें। अब जगमोहन ने संभाल लिया, वरना मतलब 19 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में टाइम नहीं था, 6 दिन का टाइम था। और 26 जनवरी को एक ईदगाह श्रीनगर में इस्लामी आतंकवादियों का प्लान था कि एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर डिक्लेयर कर देंगे और एक दो मुस्लिम कंट्रीज उसको मान्यता दे दी थी। पाकिस्तान तो फौरन नहीं दे देता, तो ये मुसीबत हो जाती। जगमोहन ने वो उन्हें मतलब कर्फ्यू पहले फायरिंग की, फिर कर्फ्यू लगाया, कोई ईदगाह पहुंच आई। लेकिन देखिए प्लान बड़ा खतरनाक था कि फारूक अब्दुल्ला की, अब देखिए आप डायरेक्टली आप मतलब उन्होंने छोड़ा वो एक पार्ट है, उन्होंने एक्शन नहीं लिया वो दूसरा पार्ट है। लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला के ऊपर अभी तक कोई ये डायरेक्ट इल्जाम नहीं आया है कि आतंकवाद में आप शामिल हैं। ये फारूक अब्दुल्ला अभी भी अपने आप को दिखाते हैं कि वो बहुत ही नेक और देशभक्त, बहुत ही पुराने देश से प्यार करने वाले आदमी हैं। तो देखिए धीरे-धीरे अब जब सच्चाई बाहर आ ही रही है, तो कल न जाने क्या हो। जी, जी, बिल्कुल, मनोज जी, और ये कड़ियाँ सब जुड़ी हुई है ना, इसीलिए इसको सीक्वेंस में बताना ज़रूरी है। मधु किश्वर जी के प्रोग्राम में एक एक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर आए थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं वो, कृष्ण बिहारी उपाध्याय। वो हुँ, ये कह रहे थे कि ये जो किडनैपिंग हुई है रुबैया की, तो रुबैया सईद की जो महबूबा मुफ्ती की सिस्टर हैं, और आप देखेंगे कि महबूबा मुफ्ती भी कोई खास इंटरेस्टेड को उसकी सज़ा मिले या कुछ मिले, बल्कि वो ये कहती है कि इसको भूल जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। अब तो जो आईबी के एक्स ऑफिसर थे, वो ये बता रहे थे प्रोग्राम पे कि जब हम उनके पास जब उनको लेने गए थे, जब वो एक्सचेंज हो रहा था टेररिस्ट और रुबैया सईद का, तो वो ऐसे निकल रही थी जैसे कोई वो पिकनिक करके निकल रही हैं, पूरे प्रेस उनके कपड़े थे, आयरन थे, कोई एक वट नहीं था उनके कपड़े पे। तो बहुत और मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद भी कुछ ऐसे नहीं लग रहे थे हाव-भाव उनके जैसे कोई पिता जो ना है वो मुफ्ती हैं। तो हुँ, ये जो क्योंकि आप मैंने कहीं सुना है आपके इंटरव्यू में कि आपने ये बताया था कि व्हाट काइंड ऑफ अ माइंडसेट मुफ्ती मोहम्मद सईद हैड। मुफ्ती मोहम्मद सईद राजीव गांधी के मंत्री थे और वो टूरिज़्म मिनिस्टर थे भारत सरकार के 1987 में। ये जो हुआ है ये 89 में हुआ है, जब वो जनता दल में गए हैं। तो
कांग्रेस के मंत्री होने के नाते मई 87 के मेरठ के दंगे में उनको वहां पे भेजा गया, मेरठ, भारत सरकार की तरफ से, कि जाके वहां पे थोड़ा मतलब लोगों को समझाओ बुझाओ, थोड़ा शांत करो लोगों का गुस्सा। ये गए, मैं भी साथ में था, और सुरेंद्र सिंह चौहान थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, यूपी, और इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को बुलाया, और डीएम भी बैठे थे, और इन्होंने मुसलमानों को भड़का दिया, मतलब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही भड़का दिया। तो अब ये दिल्ली पहुंचे, तुगलक रोड पे रहते थे, तो राजीव गांधी से इनका अपॉइंटमेंट था 5। डीएम ने फोन कर दिया होगा मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को, उन्होंने फोन कर दिया होगा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, कि भाई ये तो आपके मंत्री जी ये कारनामा करके आ रहे हैं। राजीव गांधी ने मिलने से मना कर दिया। 3 दिन तक जब ये नहीं मिल पाए, इनको हो संदेश दिया गया होगा कि भाई आप इस्तीफा दे दें। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनका वो रूप मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं बैठा हुआ था वहां पे। मतलब सुरेंद्र सिंह चौहान मेरे दोस्त थे, तो मुझे वो अपने साथ ले गए थे दोस्त के नाते, तो मैं बैठ गया और पूरा देखा, मैंने रिपोर्ट भी किया। तो इनका माइंडसेट तो था ही प्रो जिहादी, और भड़का रहे थे मुसलमानों को अपनी ही पार्टी के खिलाफ। और देखिए ना, एक मान लीजिए जिहाद हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, तो जो आदमी इस बात को पसंद नहीं करेगा, उसके मुंह से कभी तो निकलेगा कि भाई ये जिहाद हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये आतंकवाद है, ये नहीं होना चाहिए, ये आतंकवादी बुरे लोग हैं, ये मासूम लोगों को मारते हैं। कोई दर्द तो फूटेगा, मतलब अपनी बेटी के लिए कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पता हो सकता है कुछ अंदर खाने कुछ रहा हो, लेकिन भाई हमारे लिए तो चिंता करो, हम मासूम लोग मर रहे हैं। आप मुख्य होम मिनिस्टर हैं, आप देश के बाद में मुख्यमंत्री भी बन गए थे। आपने कभी ये कहा कि जिहादी, आतंकवादी गलत हैं, मासूम लोगों को मारते हैं, मैं देखता हूँ इनको, मतलब कभी उनके मुंह से ये ना निकलना अपने आप में इतना बड़ा प्रमाण है कि उनको कोई जिहाद से कोई मतलब कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था। जो गवर्नर थे जगमोहन जी, उन्होंने अपने बुक माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, और बेवजह उनको इतना बदनाम किया गया पॉलिटिशियन से, उनकी खुद की पार्टी से, इन सब से, कि ही वाज वेरी हैप्पी दैट द कश्मीरी पंडित्स वर डूइंग एन एक्सोडस, नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, दैट इज व्हाट ही सेड एलिजेडली। और उसके अलावा भी उनका जो रोल है इन ट्राइंग टू कर्ब दिस, जैसे आपने अभी बताया, थोड़ा जगमोहन जी के बारे में जो है आप बताइए कि is what did the man do, and what exactly he the way he saved Kashmir as much as possible. देखिए, he was one man who saved Kashmir, one man standing alone in the middle of an entire hostile, surroundings. बहादुर आदमी था, ईमानदार आदमी था, देशभक्त था, कर्मठ था, काम करना जानता था, काम करवाना जानता था, इनोवेटिव था, डेवलपमेंट करना मतलब 84 टू 89 का उनका जो टेन्योर था, इंदिरा गांधी जिंदा थी 84 में, 31 अक्टूबर से पहले। उन्होंने बुला के एज प्राइम मिनिस्टर जगमोहन से कहा कि कश्मीर जाइए, वहां हालात ठीक नहीं है, और ये 5 साल गवर्नर रहे। और उसी दौरान इन्होंने वो चिट्ठियां लिखी, क्योंकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे, तो वो चिट्ठियां किसी काम नहीं आई, वो वार्निंग किसी काम नहीं आई। तो 5 साल का इनका टेन्योर खत्म हुआ जुलाई 89। जुलाई 89 में ही इत्तेफाक से मेरी पहली स्टोरी आई कि कश्मीर में आतंकवाद फूटने वाला है। लेकिन अब जो आदमी हमें बचा सकता था, उसका टेन्योर खत्म हो गया, वो वापस आ गए। लेकिन इस बीच में उन्होंने बड़ा डेवलपमेंट का काम किया,
और कश्मीरी हिंदू और मुस्लिम दोनों बहुत खुश थे उनसे कि काबिल आदमी है, ईमानदार है, इतना बढ़िया काम कर दिया, सब कुछ डेवलप कर दिया। लेकिन अब जब वो गए दूसरी बार एज गवर्नर, मतलब 19 जनवरी 90, देखिए एक तरफ कश्मीरी हिंदू पलायन कर रहा है, पलायन तो हो चुका ना, मतलब शुरू हो गया ना 19 जनवरी को। जगमोहन जम्मू पहुंचे हैं 19 जनवरी को, पलायन हो रहा है पहले से ही। जब तक इन्होंने टेक ओवर किया है 2 दिन और लगे श्रीनगर पहुंचने में भी, विंटर कैपिटल जम्मू था, तब तक तो पलायन इतनी बुरी तरह हो चुका था और जगमोहन को संभालना था ईदगाह, कि वहां पे कोई रैली होके ये ऐलान न हो जाए। पलायन तो उनके पहुंचने से पहले ही हो चुका था शुरू। उन्होंने कब कहा करो, वो तो थे ही नहीं वहां पे, और क्यों कहते वो करने को, कोई कारण नहीं था। मतलब मान लीजिए जब उन्होंने कहा भी था तो यही तो कहा हुआ ना कि तुम निकल जाओ और मैं कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर फायरिंग करूंगा। तो अब तो जगमोहन हट गए मई में 90 में, उसी समय हट गए। तो अब कश्मीरी हिंदू के लिए 32 साल से बाहर रहने का क्या लॉजिक था? जब जगमोहन नहीं रहे वहां पे तो अब वो फायरिंग भी नहीं कर सकते, तो अब तो हमें वापस जाना चाहिए। अब तो जगमोहन की वो बात वैलिड नहीं रही, तो चलो घर चलते हैं। कोई कश्मीरी हिंदू 32 साल में क्यों नहीं जा पा रहा है? उसके घर लुट गए हैं, ऑक्यूपाई हो गए हैं, वो जान से मार दिया जाता है। वो मतलब किसी भी हाल में जहां पे कैंप में भी रहता है तब भी अटैक करके और मार देते हैं। तो कश्मीरी आतंकवादी वो जो इस्लामी जिहादी हैं मार देते हैं। तो जगमोहन का कहाँ हुआ इसमें रुकावट? मतलब कश्मीरी हिंदुओं को तो इस लॉजिक से जून 90 में सबको वापस जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? क्योंकि वो जगमोहन के कहने पे बाहर निकले ही नहीं थे। वो तो अपनी जान, उनके ऊपर मुसीबत आ गई थी, इतना बड़ा आतंकवाद हो रहा था, लोगों को मार रहे थे, लड़कियों को गैंग रेप कर रहे थे, मस्जिदों से ऐलान कर रहे थे कि यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कश्मीरी हिंदू जाओ, लड़कियां छोड़ जाओ, रलीब गलीब सलीब। तो बेचारा हिंदू जान बचा के भागा, मार रहे थे उसको, जान बचा के भागा है वो, और वापस नहीं गया क्योंकि आतंक इतना ज्यादा है कि आप, मैं चाहता भी नहीं हूं कि वो इस हालत में जाए। गन नहीं होनी चाहिए वहां पे, AK-47 है, ग्रेनेड, ये कोई हथियार नहीं होना चाहिए, खत्म हो ये सब बदमाशी। तब हिंदू जाए तो पहले बदमाशी तो खत्म हो। जगमोहन का नाम केवल इज्जत से लेना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाना बहुत बड़ा पाप है। वो आदमी बहुत पवित्र आदमी था, उसने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। जी, मनोज जी, और मुझे याद है कि आपने ये बोला है कि जगमोहन जी जो है वो ये बोलते थे कि जब तक आतंकवादी घुटने पर ना हो तब तक उनसे कोई भी एक्सचेंज, मतलब कोई भी बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। तो वो बड़े खफा थे जब ये नया एक ट्रेंड शुरू हुआ था लेन-देन का, टेररिस्ट और ये, और उनसे जो उनको इतनी हौसला अफ़ज़ाई हुई टेररिस्ट की। तो ये जो पूरी गिव एंड टेक की स्ट्रैटेजी हुई, ये भी एक तरीके से उनको हमारे मन में भी कुछ बिठाने का कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, और टेररिस्ट को तो सिग्नल मिल ही रहा था कि तुम अपनी मनमानी करके जो है, अपने लोगों को छुड़वा सकते हो। तो ये जगमोहन जी का बहुत स्ट्रॉन्ग एक कोट। मुझसे ही उन्होंने कई बार कहा कि जब तक आतंकवादी को घुटने पे न बिठा दो उससे बात कभी नहीं करनी चाहिए। और सच बात ये है कि कोई दुनिया में कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग मुल्क
आतंकवादियों से बात नहीं करता, नेगोशिएट नहीं करता है। मतलब मैंने आपको रशिया का बेस्लन का उदाहरण दिया। उन्होंने रशियन गवर्नमेंट ने नेगोशिएट नहीं किया। ठीक है, हमारे लोग मरे, बच्चे से आधे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, जो हमारा नुकसान है वो हमारी बदकिस्मती है, हम सह लेंगे। नेगोशिएट नहीं, मार दो इनको, सारे आतंकवादियों को मार दो। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कोई-कोई देश तो इतना बहादुर होता है कि इज़राइल ने तो एंटीबी एयरपोर्ट पे जाके अपना जहाज लैंड करा के और उनके जो हॉस्टेजेस थे, ईदी अमीन था वहाँ पे युगांडा में और अजीब ही आदमी था। वो आया था हॉस्टेजेस को देखने, बात करने और इज़राइल ने अपना जहाज रात में लैंड किया, उसके अंदर से आर्मर्ड जीप निकली, उन्होंने आतंकवादियों का मुकाबला किया, उनको मारा, अपने लोगों को छुड़ाया और हवाई जहाज में भर के वापस ले आए। उसमें बेंजामिन नेतन्याहू के भाई की डेथ हो गई थी, यूवी की डेथ हो गई थी। तो मतलब उन्होंने शहादत दी लेकिन अपने लोगों को बचा लिया। चलिए ठीक है, वो एक बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब लोग ऐसा कर सकते हैं। हम लोग फ़िल्म में कर लेते हैं। फ़िल्में हम लोग बना लेते हैं कि एक हमने मूवी बनाई ज़मीन। ज़मीन में हमारे अभिषेक बच्चन और अजय देवगन ये 2 लोग कांधार गए और जो कांधार में जो हमारे हॉस्टेज थे, जो उनको छुड़ा के ले आए और ढिसुम-ढिसुम करके उनके आतंकवादियों को मार दिया और हमारे लोगों को ले आए। अब देखिए ये डे ड्रीमिंग है कि फैंटेसी है, हम लोग अपना दिल को बहलाने को गालिब ख़ैर अच्छा है। लेकिन फैक्ट ये है कि जब कांधार में हमारे 162 लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह खुद गए थे कांधार और मसूद अजहर +2 को लेके और पता नहीं सुना है कि बक्से भी थे या बक्सों में क्या था पता नहीं। लेकिन खुद जाके रास्ते भर गालियाँ सुनी इन्होंने मसूद अजहर की और फिर रात में जब लौट के आए अपने लोगों को छुड़ा के लाए मतलब घुटने टेक दिए ना, तो अपने लोगों को छुड़ा के लाए, उन्होंने शैंपेन पी और किताब में लिखा कि दैट वाज़ द ब्लैकेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मतलब देखिए वो न्यू ईयर्स ईव थी, तो शैंपेन पीने का एक कोई लॉजिक था। लेकिन जब ब्लैकेस्ट डे ऑफ योर लाइफ है, तो शैंपेन क्यों पी रहे हैं? वो तो सेलिब्रेशन के लिए होती है। मतलब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा विवेक इतना मतलब कमज़ोर पड़ गया है कि हम आतंकवादी के सामने जो घुटने टेकते हैं हमारी सरकार, वो उसका कितना बुरा असर होता है। देखिए वो मसूद अज़हर ने जैश-ए-मोहम्मद बना लिया और जैश-ए-मोहम्मद हिंदुस्तान पे बार-बार आक्रमण करता है। पुलवामा, पठानकोट और आपने 161 लोगों को छुड़वा लिया, लेकिन उससे न जाने कितने ज़्यादा लोग वो मार चुका है और न जाने कितने ज़्यादा और मार देगा। और बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कि आपका रिज़ॉल्व कि क्या आतंकवादी के सामने घुटने टेकना ठीक है? क्या ये केवल एक घटना है कि इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है? तो जगमोहन का जो वो विचार था, वो बहुत पवित्र विचार था कि आतंकवादी के सामने घुटने जब तक वो घुटने पे न बैठा, बात ही मत करिए, बात ही मत करिए, उसका दिमाग खराब हो जाएगा।
जी, मनोज जी। और आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए विद द लॉ एंड ऑर्डर और इंटेलिजेंस और आपके लोकल्स पे, मतलब एक तो वो भी लैप्स है ना, जिसकी वजह से ये होता है। सो इट इज़ आल्सो द गवर्नेंस दैट इज़ टू ब्लेम हियर। एंड जी, आप सही कह रहे हैं कि अगर यहाँ वहाँ फेल हो जाते हैं गवर्नेंस, तो यहाँ तो कम से कम घुट्टे नहीं टेकने चाहिए इनको। इट शुड बी अ स्टर्न एक्शन कि वैसे नहीं होगा तो यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा आपका काम। मेरा अगला सवाल आपसे मनोज जी, जब आप वो इंटरव्यूज ले रहे थे मास्क, मतलब सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, और खास करके जो आपने बड़े मार्मिक कश्मीरी हिंदूज के कैंप में जाके जो आपने रिपोर्टिंग करी है, वो छोटी बच्ची जो कहती है कि मैं पता नहीं घर कब जाएंगे, तो वो बड़े दृश्य जो है ना, वो अभी तक लोगों के मन में एक वही झांकी है जिससे वो देख सकते हैं कि उस टाइम पे क्या हो रहा था। और कोई न्यूज रिपोर्टिंग हमें तो नहीं देखने को मिल रहा है यूट्यूब में सिवाय आपके। तो उसके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू। आप मतलब आपको पता नहीं था शायद आप हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं वहां पे विद द ऑनेस्ट एंड फेयरलेस रिपोर्टिंग जो आपने करी, कि जब आप वहां जाते थे उन खुफिया जगहों पे, डेंजरस जगहों पे, मास टेररिस्ट हैं और जो कह रहे हैं कि हम जिहाद करेंगे, हम स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे, वो टेप्ड है पूरा। और फिर बिट्टा कराटे का तो इंटरव्यू है ही। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? आपको डर लगा, यू फेल्ट कि एक टाइम पे कि ऐसा कुछ अलग हो सकता है यहाँ पे, समथिंग लाइक दैट, क्या फील हुआ था आपको? देखिए, डर तो लगता था बीच-बीच में, ऐसे पॉइंट्स होते थे जहाँ पे कि डर लगता था। मतलब 2 बार तो जैसे हम जो कश्मीरी हिंदू का जो ये एक्सोडस हुआ है, उसको हम कवर करने वैली के अंदर ही घुस गए। मतलब जगमोहन ने तो हमको मना कर दिया था कि भई आप मत जाइए, आपको जान से मार देंगे। क्योंकि मैं 2 स्टोरीज़ कर चुका था। मतलब पहली स्टोरी और वो भैया की किडनैपिंग मैं कवर कर चुका था। अब ये एक्सोडस, तो जगमोहन गवर्नर बन चुके थे। उन्होंने कहा आप मत जाइए वैली में। मैंने मधु जैन को फ़ोन किया जगमोहन के एडीसी के कमरे से, मैंने कहा भई गवर्नर ने मना कर दिया है, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, तो आप बताइए क्या करूँ? मतलब देखिए इजाज़त इसलिए भी चाहिए होती है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मतलब आप असाइन वो आपकी बॉस हैं, तो उनको तो बताना और उनकी तो आज्ञा देनी ही है। लेकिन एक कारण और होता है ना कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 4 आदमियों की टीम है। मतलब मैं प्लस 3 कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, लाइटिंग असिस्टेंट और एक ड्राइवर है। हम 5 आदमियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये ज़िम्मेदारी मदुद जैन की आज्ञा के बिना ये नहीं संभव थी। तो मैंने उनसे पूछा, उनका तुम जाना चाहते हो? जाओ। तो हम लोग बिल्कुल एकदम जम्मू रीजन के एज पे एक जगह है रामबन, वहाँ रुक के और ये हुआ कि भाई दिन-दिन में जितना एरिया वैली का कवर कर पाएँगे करके और रामबन लौट आएँगे। मतलब बनिहाल पास हो जाए तो तो ठीक है, बनिहाल टनल पार हो जाए। अनंतनाग गए, तो वहाँ कर्फ्यू था, तो आराम से कर्फ्यू पास बन गया। हिंदू मोहल्ले में गए, मुस्लिम मोहल्ले में गए, दोनों के इंटरव्यूज़ किए और शांति से काम हो गया। अब वहाँ से गए शोपियाँ, शोपियाँ एक जगह है। शोपियाँ में पहले गया था जो रुपये किडनैप हुई थी, वहाँ एक मंदिर जलाया था। तो वो हमने मंदिर जाके शूट किया था, तो वो जल तो चुका था लेकिन उसमें धुआँ निकल रहा था। इंटेलिजेंस ने मुझे बताया था। तो वहाँ जो हिंदू थे उनके ऊपर अटैक भी किया था। मतलब जुम्मे की नमाज़ के बाद ये वहाँ की जितनी शोपियाँ की जो भी मुस्लिम यूथ पॉपुलेशन थी, वो करीब-करीब पूरा अटैक कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं वो जगह देखना चाहता हूँ कि वहाँ का हाल डर का क्या माहौल है, कितने भागे, कितने बचे। ग्राउंड ज़ीरो वो है। तो अब हम शोपियाँ में अब की बार कर्फ्यू नहीं था, तो फिर पहले गए थे तो कर्फ्यू था। अब कर्फ्यू नहीं था तो हम अंदर चले गए। तो बिल्कुल शांत एकदम वातावरण, कोई आप शंका ही नहीं कर सकते कि ध्यान का कोई खतरा है। और मैंने कहा देखिए वो मस्जिद है तो वहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो 200 मीटर के बाद राइट मुड़ेंगे तो उधर लेफ्ट में मंदिर था। तो ड्राइवर की हालत खराब थी, टैक्सी ड्राइवर था, जम्मू का।
वो कहे साहब हाँ आप खतरे में जा रहे हैं। मैं बस थोड़ा सा काम रह गया है। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। उन्होंने साहब आगे रास्ता नहीं है। मैं कहा यार खुला हुआ तो है। बिना बात के आप उसने गाड़ी वापस करने वो हाथ पैर उसका ठंडा पड़ गया। मतलब दिखाई कुछ नहीं दिया, महसूस हो गया। तब तक मैं देखा जब 400 लड़के पत्थर और डंडा लेके दौड़ते हुए आ गए। मारो। और मैंने कहा यार ये क्या हुआ? तो उनमें जो थोड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा लीडर टाइप था, हमने उससे बात की। उतर गए गाड़ी से। तो कौन है आप? और आप शिवसेना से आए हैं और हमें को सूचना है। अगर नहीं हम लोग पत्रकार हैं, ये न्यूज ट्रैक वीडियो, ये कैसेट, ये कैमरा, ये वो कार्ड हमारा। तो काफी उन्होंने डिक्की खुलवा दी, बाण खुलवा दिया, सब ये वो क्या है ऊपर तोप की तरह वो ट्राइपॉड है, ये वो दिखा दिया। अब उन्होंने कहा कि चलिए आपके साथ बातचीत करते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा बेटा जगमोहन ने तो पहले ही मना किया था, अब तू नहीं बचेगा। थोड़ी दूर पे गए, दोनों तरफ औरतें बच्चे बूढ़े खड़े होकर देख रहे हैं और हम बिल्कुल जैसे कि मतलब कि कहीं फंस गए हैं अफ्रीका के किसी कैनिबल इलाके में। थोड़ी देर में इसका दिमाग बदला, किसी को चल ली वापस। अगर ड्राइवर खड़ा था तो ड्राइवर मुझसे कहा कि यार मरवा दिया आपने। मैं भी अब डर के मारे मेरा हाल खड़ा था, मैं क्या मैं 2 बार अटैक हुआ। जब हम लोग बनिहाल पार कर गए तो ड्राइवर ने बताया कि आपको मालूम है हुआ क्या था? मैंने बुजुर्गों से सवाल पूछा कि क्या शिवसेना अपने 4 निहत्थे आदमी आपके बीच ऐसे भेज देगी? वो बुजुर्ग समझ गए बात। उन्होंने कहा ठीक बात है। दूसरी बार अटैक हुआ, अंधेरा था, वही मौत था। उन्होंने कहा तुम शिवसेना से ही हो। तो मैंने कहा देखिए कार्ड, कैमरा, कैसेट, चुप। तो हमारी गाड़ी में एक आदिल फारूक उन्हीं का वहां का ही लड़का बैठ गया था रास्ता दिखाने के लिए। वो उतर के उसने समझाया तो ईश्वर की कृपा से रास्ता साफ हुआ। मनोज जी, वो आइकॉनिक इंटरव्यू पे आते हैं। आपने कहा कि आपका छठा स्टोरी था वो बिट्टा कराटे का। उस टाइम पे वो अरेस्टेड थे एंड ही वाज इन अ जम्मू जेल अंडर ट्रायल। मतलब विवेक अग्निहोत्री जी तो ये कहते हैं कि जब हमने पहली बार देखा तो ऐसे लगा कि वो कोई सेटअप इंटरव्यू है, क्योंकि इतने ऑनेस्ट और फियरलेस हमने जर्नलिस्ट देखे नहीं उस टाइम पे। आपने पूछा कि आपने अपने बचपन के दोस्त को पहले मारा, तो आपको आपने क्यों मारा? तो वो कहते हैं कि वो शायद आरएसएस के थे। बड़े कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो ये सोचता है कि सामने जो हिंदू है वो एकदम से शर्मसार हो जाएगा और वो ये बोले, वो कुछ नहीं बोलेंगे उसके आगे। तो वो ऐसे बोल के नजरें नीचे कर लेता है और आप कहते हैं तो विद इन अ स्प्लिट सेकेंड आप कहते हैं तो आरएसएस का होना कोई गुनाह है? जब वो आप बोलते हैं तो वो इमीडिएटली ही गेट्स हिट, क्योंकि नोबडी इज टू स्टैंड अप लाइक दैट। वो एकदम गिल्टी बिना किसी बात के हो जाते थे। तो ये आइकॉनिक इंटरव्यू जो आपको क्या रिमेम्बरेंस है इस इंटरव्यू को लेके? देखिए ये मेरे अंदर ना ये बड़ी एक हर बार इस विषय को लेके बहुत ही एक मतलब गुस्सा आता है कि हम लोग वही जो मैंने आपको फिजा फिल्म की बात बताई ना कि मतलब भाई हमने उनकी बहन को नहीं छेड़ा। आप बताइए कौन कश्मीरी पंडित एक माइनॉरिटी वो मुस्लिम मेजॉरिटी जो कि बड़ी एग्रेसिव है उसकी लड़की को क्यों छेड़ देगा? पहली चीज तो उसकी फितरत नहीं छेड़ने की, और वो क्यों ऐसा पागलपन का काम करेगा? तो मतलब अब क्या है कि हम लोग जो है ना बिना बात के हम अपने ऊपर ये ग्लानि ले लेते हैं कि मतलब पार्टीशन हुआ तो जैसे कुछ हम ही में कमी थी। अभी हमारे ऊपर ये जो जैसे विवेक अग्निहोत्री पे ये आरोप लगता है इस्लामोफोब, मतलब कमी आप ही के अंदर है। इस्लाम को लेके आपके अंदर कोई द्वेष या कोई एक बिना बात के इर्रेशनल फ़ियर है। मुझसे भी कहते हैं। तो वो जो था कि भई तो आरएसएस, वो बात मुझे केवल आरएसएस नहीं मतलब बार-बार मासूम लोगों को पहले तो आप मारें और फिर आप उन्हीं को गिल्टी ठहराएँ। और आप जो है वो तो मतलब आप मारने के बाद आप अपराधी हैं और आप
एग्रीव्ड अपने आप को दिखाएं। ये मनोज धंधा जी, आप आरएसएस के थे भी नहीं। मैं कभी आज तक मैं आरएसएस की किसी शाखा में या एबीवीपी या किसी में संस्था में बीजेपी में मैं कभी नहीं गया। मतलब आरएसएस वालों ने मुझसे एक आध बार कहा भी कि आप शाखा में आइए, मैंने कहा यार रहम करिए। तो मतलब मेरा कोई आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कोई आदमी आरएसएस का हो उसको जान से मार दिया जाए तो ये तो लेना देना है ना। एक मतलब एक कानून को मानने वाले एक सिटीजन को इस बात का एतराज है कि भाई तुम किसी को कैसे मार दोगे यार, वो कोई भी हो, आरएसएस हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, तुम मारने का अधिकारी कैसे हो गए और ये कारण कैसे हो गया। तो वो मेरे अंदर गुस्सा था और वो समझ भी गया कि ये दांव फेल कर गया। इनफैक्ट ये इंटरव्यू एक बेसिस है जिसके ऊपर अभी सतीश टिक्कू जो उनके पहले जो है विक्टिम थे बिट्टा कराटे, तो ये आपका इंटरव्यू बेसिस बना है फ्रेश पिटिशन जो उन्होंने डाला है, और वहां पे भी केस धीमे ही चल रहा है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। यू नो व्हाट इज हैपनिंग देयर मनोज जी, तो अभी व्यूअर्स को कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, पर वहां पे भी वो स्लो ही चल रहा है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट द वैली इज फेसिंग इवन नाउ। तो इस इंटरव्यू में विवेक जी ने नहीं, आशीष कोहली जो है एक डोगरा रिपोर्टर हैं जम्मू से, उन्होंने आपके साथ एक वेबिनार किया था, तो उसमें उन्होंने इतने ब्यूटीफुली इसको पुट अक्रॉस किया कि आपने हमेशा के लिए बिट्टा कराटे को टेररिस्ट बिट्टा कराटे के रूप में हमें प्रेजेंट कर दिया, कि आपको गलतफहमी ना हो कि ये कोई भटका हुआ नौजवान है जो नैरेटिव चल रहा था। ये टेररिस्ट बिट्टा कराटे है, और वो अभी तक ये नैरेटिव चलता आ रहा है भटके नौजवान पर। आपने क्लियर कर दिया कि ही इज नॉट बिट्टा कराटे, ही इज अ टेररिस्ट बिट्टा कराटे बाय दैट आइकॉनिक इंटरव्यू दैट यू हैड डन। जी देखिए, बिट्टा कराटे की इंटरव्यू में मुझे जो सबसे एक मतलब स्ट्राइकिंग बात लगी, बिट्टा कराटे के मतलब मेरे सवाल और बिट्टा कराटे के जवाब में कोई गैप नहीं होता था। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो हर बात सच बोल रहा था। मतलब जो नहीं पता वो नहीं पता। मतलब ये कि वहां पे मतलब वैली के अंदर, मतलब आपकी जेल के बाहर वैली के अंदर खुले में आतंकवादी लोगों पे दबाव डाल रहे हैं कि अपनी बेटी की शादी फलां से कर दो। उसने कहा नहीं, इस बात का मुझे इल्म नहीं है। जो इल्म नहीं है वो नहीं है। लड़कियों को रेप कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। गन पॉइंट पे पैसे ले रहे हैं, हाँ ले रहे हैं। तो मतलब उसमें कोई डाउट नहीं था कि वो जो बोल रहा था, वो जो तपाक से बोल रहा था, वो इसलिए क्योंकि वो झूठ बोलने की उसकी कोई नीयत नहीं थी। वो बता रहा था दिल की बात। पाकिस्तान को भी उसने कोसा कि पाकिस्तान ने हमको झूठा आश्वासन दिया कि तुम अंदर से गड़बड़ करो, हम बाहर से अटैक करेंगे, और धोखा दे दिया, अटैक नहीं किया। तो उसका रंग था, गुस्सा था पाकिस्तान से। तो मतलब वो जो बात बोल रहा था, वो बात ईमानदारी से बोल रहा था। बात कितनी भी बुरी हो, हमको कितनी भी बुरी लगे, लेकिन एक बात पक्की थी कि वो बात सच्ची थी। आप बता सकते हैं कि राजीव गांधी की इसमें जो है क्या भूमिका? तो नहीं, राजीव गांधी बहुत सिंपल, एक डिसेंट आदमी थे, लेकिन सिंपल माइंडेड थे। मतलब उनका दिमाग कोई बड़ा कनिंग वनिंग नहीं था, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम बनाने के काबिल नहीं थे। जो एक राजनीति में वो चाणक्य बुद्धि और वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो था ना, बेचारा सीधा आदमी था। तो देखिए, एक बैकग्राउंड तो उनका पहले से उनकी पार्टी का ही चला आ रहा था। कांग्रेस पार्टी ने सोमनाथ का मंदिर बनवाया था। तो पहला काम ये जो अयोध्या का मंदिर अब बन रहा है, और इतना धीमे धीमे करके इतने लंबे समय के बाद बन पा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने तो तुरंत बनवा दिया था। सरकार ने बनाया था। नेहरू नास्तिक प्रधानमंत्री क्या आप थे। सोमनाथ की बात कर रहे हैं? सोमनाथ 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 मंदिर की? सोमनाथ सोमनाथ ना, कहने का मतलब कि सोमनाथ से कांग्रेस पार्टी ने एक मंदिर बनाने का काम वो कर चुकी थी।
आज बीजेपी अयोध्या का मंदिर बना रही है, ये काम कांग्रेस पार्टी कर चुकी थी। अयोध्या की शुरुआत बीजेपी ने नहीं की, कांग्रेस के शासन काल में, मतलब की किसने वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के शासन काल में 22 दिसंबर की रात 1949 1949 नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब मूर्तियां रखी गई और ताला बंद हो गया। वहां नमाज होती थी, अब नमाज बंद हो गई। तो कांग्रेस का एक योगदान ये हुआ कि मूर्तियां रखी गई, ताला बंद हुआ, नमाज बंद हुई। उसके बाद 1 फरवरी 86 को राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया। अब ताला खुलवाने में उनके अंदर का हिंदू पेंग मार रहा था कि वो विश्व हिंदू परिषद के 1983 के, यानी 3 साल पहले के एकात्मता यज्ञ से डर गए थे और उन्होंने कहा ताला खोल दो तो हमको हिंदू वोट मिल जाएगा। तो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, धार्मिक हिंदू थे, वो तो चाहते ही थे ताला खोले। गोरखपुर के थे वो भी, जहाँ के योगी हैं। और उन्होंने अरुण नेहरू से बात की और कह दिया अपने एसएसपी को कि बोल दो कोर्ट में कि हम लॉ एंड ऑर्डर संभाल लेंगे, ताला खुलवा दीजिए। ताला खुलवा दिया। अब हिंदू अंदर जा सकता था गर्भगृह में पूजा करने, ताला खुल गया। अब राजीव गांधी को लगा कि यार हिंदू वोट मिलने का मौका है। 1989 में 9 नवंबर 89 को शिलान्यास रखा गया विश्व हिंदू परिषद द्वारा। अब राजीव गांधी ने जो चालाकी की वो भारी पड़ गई। जब आप हिंदू वोट भी चाहते हैं और मुस्लिम वोट भी चाहते हैं, तो पता लगा कि कभी कभी 2 नाव में सवार होने से आप नदी में गिर पड़ते हैं। राजीव गांधी ने यही किया। क्या हुआ? 9 नवंबर 89 को शिलान्यास राजीव गांधी ने होने दिया। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के और राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कहा कि हम नहीं होने देंगे, कुछ स्पॉट डिस्प्यूटेड है, और ये वो सरकार ने कहा हम नहीं होने देंगे। लेकिन 9 नवंबर से एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ और शीशचंद दीक्षित, जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, ये लोग बैठे और नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री, बूटा सिंह होम मिनिस्टर, ये बैठे। तो बूटा सिंह ने कहा कि भाई ये तो स्पॉट डिस्प्यूटेड है, आप कर ही नहीं सकते। तो दीक्षित जी ने कहा कि देखिए हम करेंगे तो है ही, आप हमको गिरफ्तार कर लीजिए, हम कोई गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं और ऐलान करके जा रहे हैं, हमको गिरफ्तार कर लीजिए। अब बूटा सिंह डर गए, उन्हें उसी मैप में देखा दोबारा और 10 सेकंड में बोले कि नहीं 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 नहीं, स्पॉट डिस्प्यूटेड है ही नहीं, आप कर लीजिए। हम लोग 12 जब बंकी पे रुके हुए थे पत्रकार को बैरियर डाल दिया था कि आप आगे, सरकार का ऑर्डर आया, जाओ जाओ जाओ, हो रहा है सब। बैरियर उठा, हम लोग सब गए, शिलान्यास हो गया। अब मैं हाशिम अंसारी 9 नवंबर शिलान्यास के दिन हाशिम अंसारी के घर गया अयोध्या में। इंटरव्यू के बाद वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए, तो बोले देखो ये राजीव गांधी के जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनके नाना, उन्होंने मंदिर में मूर्तियां रखवाई थी, मतलब उनके टाइम में रखी गई थी, और इसी राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। अब इस राजीव गांधी ने हमको आश्वासन दिया कि शिलान्यास नहीं होने देंगे, और आखिरी मोमेंट पे हाथ खींच लिया, हम कुछ इंतजाम भी नहीं कर पाए और हो गया।
ये आदमी एक दिन मंदिर बनवा देगा, इसको साफ कर देंगे। उसी महीने में इलेक्शन था, नवंबर में, 24, 26, 28। 2 दिन शिलान्यास हुआ 9-10 नवंबर को। 11 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि अब हम जा रहे हैं मंदिर बनाने। अब 5,000 गेरुए वस्त्र में फावड़ा लेके चल दिए। अब राजीव गांधी के हाथ पैर फूल गए, उसने रोक दिया। राजीव गांधी ने सोचा कि पहले हमने शिलान्यास करवा दिया तो हिंदू वोट मिल गया, अब मंदिर रुकवा दिया तो मुस्लिम वोट मिल गया। हुआ ये कि शिलान्यास करवा दिया तो मुस्लिम वोट कट गया, मंदिर रुकवा दिया तो हिंदू वोट कट गया। तो चालाकी में दोनों नाव में पैर रखने में कभी कभी आदमी नदी में गिर पड़ता है। शाहबानो वाला अगर आप बताएंगे, मतलब इट टेल्स द होल पर्सनालिटी कि कश्मीर में भी वो क्यों ठंडे पड़ गए थे राजीव गांधी जी। तो ये जो उनका मेंटालिटी है, शाहबानो वाले एग्जाम्पल में आप बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं। एंड आरिफ मोहम्मद खान का भी इसमें रोल बताना चाहिए कि व्हाट रियली अगर सेक्युलर किसी को बोला जाए तो आरिफ मोहम्मद खान को जी देखिए, आप अगर हिस्टोरिकल पॉइंट को देखें कि वो 86 का जो वक्त था, वो मतलब फरवरी 86 का जो वक्त था, वो क्या था? अनंतनाग में दंगे हुए थे, जिसके लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद को लोग बड़ा, मतलब ये 89 से 3 साल पहले की बात है। और 1 फरवरी 86 को मेरा जन्मदिन था, ताला खुला था अयोध्या का। उसी टाइम पे शाहबानो हुआ, एक ही टाइम पे हो रहे हैं सब काम। तो शाहबानो में मतलब राजीव गांधी के सामने ये समस्या आई कि पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं, मैं इनको ठीक कर दूंगा। तो अपने मंत्री से, आरिफ मोहम्मद खान से, उनका, आरिफ मोहम्मद खान का ये कहना है कि राजीव गांधी ने मुझसे कहा, अटैक दीज मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, अटैक, 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 3 बार बोला। तो प्रधानमंत्री आपको आदेश दिया है, आप मंत्री हैं, आपने अटैक कर दिया। मतलब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इज कैपेसिटी एज द मिनिस्टर ही अटैक। अब इन लोगों ने बोट क्लब के मुस्लिम नेताओं ने रही की और धमकी दी, ये पार्लियामेंट में बैठे हैं, इनके घरों में आग लगा दी जाएगी, इनकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तो राजीव गांधी ने आरिफ मोहम्मद खान को अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया और आरिफ मोहम्मद खान का इस्तीफा हो गया। तो मैंने आरिफ भाई से पूछा कि आरिफ भाई क्या हुआ? तो बोले कि यार, राजीव गांधी को किसी ने समझाया कि देखो, महात्मा गांधी को हिंदू फंडामेंटलिस्ट ने मार डाला, इंदिरा गांधी को सिख फंडामेंटलिस्ट ने मार डाला, तुमने मुसलमानों की बात नहीं मानी तो तुमको मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मार डालेंगे। और राजीव गांधी डर गए। उन्होंने शाहबानो को, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मामूली सा, बहुत ही छोटा सा पैसा मेंटेनेंस के तौर पे ग्रांट किया था, वो राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के एक्ट से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को खारिज कर, नल एंड वॉइड कर। मतलब उन्होंने जो मुल्ला मौलवी जो थे, उन लोगों को खुश कर दिया कि हम तुम्हारी शादी टूट भी जाए तो भी हम उस औरत को जो एग्रीव्ड है, हम कोई मेंटेनेंस के लिए हम नहीं, मतलब तुम जो भी चाहते हो मनमानी वो करो, जाओ। मतलब घुटने टेक दिए, वही जैसे मतलब घुटने टेक, मतलब रुबैया के टाइम पे घुटने टेक दिए या कांधार के टाइम पे घुटने टेक दिए। तो ये मुल्ला मौलाना के सामने घुटने टेक दिए कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, कोई बात नहीं, हम नहीं ये न्याय होने देते। तो जी राजीव गांधी का
इससे चरित्र पता लगता है कि उनके अंदर पे अपने अंदर की भावना नहीं थी कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इधर से पैसा आया हो, इधर घुसा, इधर से आया, इधर लालच, इधर लालच, हिंदू को पटा लो, मुसलमान को पटा लो, हिंदू से भी डर जाओ, मुसलमान से भी डर जाओ। मतलब वो थोड़ा बेपेनी टाइप इफेक्ट है। ये बॉलीवुड का क्या मोटिवेशन था टू मेक ऑल दीज फिल्म्स? और हिंदू कश्मीरी हिंदूज ही बना रहे हैं, जैसे यू हैड मिशन कश्मीर के जो निर्माता थे, निर्देशक थे, एंड विधु विनोद चोपड़ा जी। और ये तो उनके द्वारा ये जो पूरा स्टेज किया गया कि देखिए यही बना रहे हैं, तो गलत तो नहीं बोल रहे होंगे। और वो शिकारा मूवी आई थी, जो पंडिता थे, जो राइटर थे, वो खुद ही कश्मीरी पंडित थे, जिसमें हिंदू मुसलमान के बीच में लव दिखाते हैं। यहाँ पे बिट्टा कराटे जो है अपने बचपन के दोस्त को ही पहले मार देता है। तो ये जो आप फॉल्स लव दिखाते हैं आपस में, ये इनका मोटिवेशन क्या था बॉलीवुड का ये सब करने? देखिए क्या होता है कि पेड न्यूज तो आप जानती ही हैं। जो पेड इंफॉर्मेशन का कोई भी सोर्स हो, मूवी हो, न्यूज हो, इतिहास हो, अखबार, कुछ भी, टीवी चैनल, कोई भी इंफॉर्मेशन का सोर्स होगा, वो जितना ज्यादा पावरफुल होगा, उतना ज्यादा उसके ऊपर लोग जो कंट्रोल करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, आपके दिमाग को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उतना ज्यादा पैसा लगा। और हम लोग थोड़ा लालची, बेईमान टाइप लोग हैं। हम लोग लालच में आके पैसे लेके जो मर्जी करिए बोल देते हैं। यार आप बताइए क्या बोलना है। तो मतलब फिल्म तो देखिए पहले ही फिक्शन है, आपको फ्रीडम है, जो मर्जी दिखाइए। किसाबों मासूम मुसलमान लड़का बहन को छेड़ दिया, क्या करता है। तो मिशन कश्मीर में वो एक लड़का है, एक छोटा बच्चा है। अब संजय दत्त एक जेन्युइन उसमें एनकाउंटर में जाता है, वो हो जाती है, मतलब अनचाहे में भी कोई किलिंग हो जाती है, जो एक मासूम होता है, वो ठीक है। यार आप ये तो दिखा रहे हैं कि उसके माँ बाप को संजय दत्त की गोली से मर गए, तो अब उसको पता लगा तो अरे यार, संजय दत्त को बंदूक लेके कहीं पे भी जाना क्यों पड़ा? तुमने मदरसे में जिहाद न सिखाया होता, तुमने AK-47 न दी होती, तुमने मासूम लोगों को मारने का काम न किया होता, तुम आतंकवाद न कर रहे होते, तो हमें पागल कुत्ते ने काटा था कि हम तुमसे लड़ने पहुंचते बंदूक लेके। जिम्मेदार हमें कि तुम हो, कैंसर फैला के रखा हुआ है आतंकवाद का। वो नहीं, कुछ भी नहीं। कोई मदरसा नहीं है, कोई जिहाद नहीं है, कोई AK-47 नहीं है, कोई अपराध नहीं है। केवल एक मासूम लड़का है, और उसको पता चला कि ये संजय दत्त था, और वो उन लोगों के पास चला गया जिनके पास गन थी और उनकी नीयत थी, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। ये ड्रामेबाजी, ये लोग केवल पैसा नहीं कमाते हैं, पैसा तो आप ईमान का काम करके भी कमा सकते हैं ना। मतलब इन फिल्मों की कमाई से कहीं ज्यादा कमाई विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल की हुई है। तो पैसा तो ईमान से भी कमा सकते हैं ना। बेईमानी मनोज, का पैसा वहां कमाने पे के। जी, वहां पे तो ये सारा मतलब वहां पे जो भी सरकार थी, वहां पे गुंडाराज था, देयर वाज लॉट ऑफ डॉन्स वगैरह, तो उनको हर रोज हफ्ता भी देना पड़ता था, सर पे गोली भी लगाई जाती थी। तो वहां का भी गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर सब फेल था। एंड हाँ सो हाँ यू सी, तो वो उस उनको खुश करने के चक्कर में अपने में भी लग गए, ये हमें बेवकूफ बनाने के चक्कर में। हाँ, नहीं, और दूसरी क्या होता है कि कभी कभी ना ये जो ऐसे लोग होते हैं, लेकिन बिना नाम लिए, ये इन लोगों के मन में अपने धर्म को लेके एक अपोलोजेटिक सी भावना है। अपने धर्म को इतना पवित्र धर्म है जो कि सबके मंगल की प्रार्थना करता है, पूरे ब्रह्मांड की शांति की प्रार्थना करता है। वनस्पति की शांति हो, ग्रहों की शांति हो, औषधि की शांति हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो।
पूरी दुनिया हमारा परिवार है। वो गाय की माँ के रूप में पूजा करता है, नदी की माँ के रूप में पूजा करता है, तुलसी पीपल को जल चढ़ाता है। मतलब बिल्कुल एक बहुत ही सात्विक, पवित्र, नॉन वायलेंट, इंक्लूसिव मन का आदमी है, मतलब इंसान है। अब इन लोगों के मन में ना अपने धर्म के प्रति एक हिकारत की भावना होती है। इनके अंदर एक कोई हीन भावना होती है, जो मैकॉले ने भर दी कि तुम लोग तो नाकारा, बिल्कुल बुद्धू और गिरे हुए। और अरे इनके अंदर कोई आत्मसम्मान, कोई देखिए बचपन में संस्कार नहीं मिल पाए होंगे ना, घर के बड़ों के पास ही संस्कार नहीं रहे होंगे ना, वो संस्कार देते क्या, उन्हीं के पास संस्कार नहीं रहे होंगे, तो ये संस्कारहीन हो गए बड़े। अब ना इनके मन में अपने धर्म के प्रति कोई श्रद्धा है, ना देश के प्रति कोई प्यार है, न इंसानियत, न न्याय, न धर्म, कुछ है ही नहीं ना। मतलब कचरा है, कीड़े मकोड़े की तरह। मतलब देखने में तो ठीक ठाक इंसान है, लेकिन यूं इंसान की है कि क्या है ये तो ईश्वर जानते हैं। तो अब मतलब ये लोग, इनको अगर पैसा भी मिल जाए तो ये तो पहले से ही मान के बैठे हैं कि हिंदू धर्म बिल्कुल गलत है और इस्लाम तो बिल्कुल ही एकदम पाक पवित्र इंसानियत का, जो कि शांति का पाठ पढ़ाता है, तो पहले से मान के बैठे ही हैं। इनको संस्कार ही नहीं मिले कभी, कोई पढ़ाने वाला बताने वाला था ही नहीं, परवरिश ही गलत हुई ही नहीं परवरिश। तो ऐसे लोग जो मानसिक तौर पे बीमार हों, अपने देश से नफरत करते हों, उनको देश से नफरत करने के लिए इनाम भी मिल जाए तो सोने में सुहागा। जी मनोज जी, what all I understand from this is that a weak state, a destroyed education system, the people not having any family values left, and all these things coming together, तो ये आपस में मिलके एक वेरी पॉइजनस कॉम्बिनेशन, जिससे जो है उभरना, आप जैसे लोग और सम गुड पीपल हु हैव देयर सेन माइंड ऑन देयर शोल्डर्स, वो हमें रास्ता दिखाते हैं और कहीं ना कहीं उठ के खड़े हो जाते हैं, उभर जाते हैं। तो उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। मनोज जी, मैं अब मीडिया पे आना चाहूंगी। मैं बिफोर आई कम टू द नेशनल मीडिया, मैं ज़रा ये पूछना चाहूँगी आपसे कि यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल मीडिया में डॉक्टर विजय सजावाल करके एक पॉलिसी एनालिस्ट हैं, जो अमेरिका में रहते हैं और वो स्पेशल फोकस कश्मीर पे ही रखते हैं। उन्होंने अपनी टेस्टिमनी फॉर द हियरिंग्स ऑन रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया एंड पाकिस्तान हेल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, देयर ही स्टेटेड that I wrote a letter to the New York Times on March 10, 1986, describing how the Kashmiri Pandit minority is being squeezed out of Kashmir, and their reaction was, New York Times ka, you cannot be serious. Are you telling us Hindus are suffering in predominantly Hindu India? And Vijay Sazawalji said, I said yes. And they referred my letter to Mr. Stephen Weisman, जो उनके ब्यूरो चीफ थे न्यू दिल्ली में। तो मिस्टर वाइसमैन wrote back to his editor acknowledging in 1986 that protesting Muslims attacked temples, जो आप बता रहे हैं, homes and stores of the Kashmiri Pandits. Now, न्यूयॉर्क टाइम्स के तो वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में तो ज्यादा जितना कम बोले उतना अच्छा है, पर मैं यही पूछना चाहती थी कि उस टाइम पे ये जो इंटरनेशनल मीडिया था, ये चुप था या गलत खबरें दे रहा था? क्या माहौल था उस टाइम पे? देखिए इंटरनेशनल मीडिया, और मतलब केवल मीडिया नहीं, और पूरे के पूरे देश, मतलब अमेरिका और ब्रिटेन और ये लोग थे, ये हमको, मतलब मीडिया भी उनका और सरकार भी उनकी, हमको लेक्चर देते थे ह्यूमन राइट्स पे, जैसे कि हम ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं। मतलब जो अटैक कर रहा है वो तो अटैक कर ही नहीं रहा है, हमारी आर्मी बिना बात के वहां पहुंच गई है, कोई आतंकवाद तो था नहीं,
मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को मारने के लिए हमारी आर्मी पहुंच गई वहां पे। यार हम पागल है क्या? मतलब 1991 में हम अमेरिका गए एक फेलोशिप पे, तो बीच में एक दिन छुट्टी थी वॉशिंगटन में, तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं, छुट्टी का दिन है। तो मैंने कहा देखिए आपके यहाँ जो स्टेट डिपार्टमेंट में इंडिया पाकिस्तान डेस्क देख रहा हो उससे मिलवा दीजिए। तो उन बोले कि नहीं वो इंडिया पाकिस्तान एक डेस्क नहीं है, तो किससे मिलेंगे? मैंने इंडिया वाले से मिलवा। अब उन्होंने मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया कि आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो अब मैं उनको बता रहा हूँ, वो पहले से ही उनकी जो ब्यूरोक्रेटिक पूरी ब्रीफिंग हुई हुई है वो हुई ही गलत हुई हुई है ना। तो और पाकिस्तान बड़ा प्रोपेगेंडा वॉर में बड़ा आगे था, ताकि ये बहुत ज्यादा उनको ब्रेन वॉश करते थे। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैं कहा देखिए हम आपके नेचुरल एलाइज हैं और पाकिस्तान आपका एलाई वैलाई नहीं है। आपको समझ में आएगा तब आपको दुख पहुंचेगा। उसके 10 साल बाद 2001 में वो 11/9/2001 हो गया, जिसको वो 9/11 बोलते हैं, WTC। अब उनको समझ में आ गई बात। तो वहां से लौट रहे थे तो ब्रिटेन में 10 दिन की उन्होंने हमको दे दी फेलोशिप। चलिए आप यहाँ भी घूम फिर लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। तो एक वहां मिले, वो वो यहाँ पे डिप्टी हाई कमिश्नर रही थी, अंग्रेज। उन्होंने हमको वीरास्वामी रेस्टोरेंट पिकाडेली सर्कस में इंडियन खाने के लिए बुलाया। तो हमसे पूछते हैं कि हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू कन्विंस अस, 1991, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू कन्विंस अस दैट यू आर नॉट वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर? व्हाई शुड आई कन्विंस यू? हु आर यू? आपके यहाँ IRA की प्रॉब्लम है। मैं तो डबलिन गया था, आप लोगों ने तो कहा कि बिल्कुल आप मिल नहीं सकते। आपकी प्रॉब्लम है, आप डील कर रहे हैं, आप मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम है, हम डील कर रहे हैं। आप कौन है यार? आप बिना बात के, मतलब मैं कन्विंस करूं मैं आपको? आप हैं कौन? तो जो मेरी सेक्रेटरी थी, मिसेस पियर्स, उन्होंने बाद में मुझसे कहा कि ये आदमी ये ठीक एम्बेसडर नहीं है यूके का। ही हैज नॉट क्रिएटेड अ गुड इंप्रेशन ऑन यू। ये लोग अपने आप को तोरम खां समझ रहे थे, तीसमार खां समझ रहे थे, फन्ने खां समझ रहे थे, जबकि खां थे ही नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन। अब जब वहां पे इनको पता लगा कि बेटा आतंकवाद ये है, तब इनको समझ में आना शुरू हो गया है। ये अब ये केवल यूके नहीं है, अब तो बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, सबको, स्विट्जरलैंड, वहां के एक सज्जन ने मुझे बुलाया। उनका मॉस्क है कम अप इन जेनीवा, एक मस्जिद। तो मैंने कहा वन मॉस्क और मेनी? वन टू मेनी यार, व्हाई शुड देयर बी अ मॉस्क इन जेनीवा? मतलब स्विट्जरलैंड जो कि बड़ा न्यूट्रल न्यूट्रल टाइप है, उसको भी प्रॉब्लम समझ में आनी शुरू हो गई। अब वो जो पहले टाइम था, जो टाइम आप बता रहे हैं, वो और अब में फर्क ये है कि अब तो वो झेल रहे हैं ना, पेरिस में वो झेल रहे हैं ना। अब उनको समझ में आ रहा है कि ओहो ये प्रॉब्लम है। अब वो बात नहीं है। लेकिन देखिए अब वो मोटिवेटेड मीडिया हो, NYT हो या वॉशिंगटन टाइम्स हो, अगर कोई उनके मन में कोई पहले से कोई धारणा ही बनी हुई है तो फिर वो बात अलग है। जी मनोज जी, अब हम अपने नेशनल मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस टाइम पे हुआ करते थे, और जो क्वीन बी हुआ करती थी बरखा दत्त जी, वो ये उन्होंने मेंशन किया था अपने रिपोर्टिंग में, और जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया भी गया है
कि ये पूरा एक नैरेटिव वो बना रहे थे अपने को सिपॉइस के साथ मीडिया में कि डिसकंटेंटमेंट है, गुस्सा है मुसलमानों में, हिंदुओं के, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, वो सारी क्रीमी नौकरियां खा जाते हैं, सोसाइटी का क्रीम है, और हमें मतलब कि ऐसे इन्होंने सेकंड क्लास सिटीजन यहाँ बनाया हुआ है। और जो मैंने आपके इंटरव्यूज देखे थे लोकल्स के, वहाँ के मुस्लिम्स के, कश्मीरी के, आपके रिपोर्टिंग में, वहाँ वो अजीबोगरीब रीजन दे रहे हैं कि वो ये जिहाद चाहते क्यों हैं, कि हमें फ्राइडे को छुट्टी नहीं देते। और सैयद शाह गिलानी ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ा डार्विन की थ्योरी पढ़ाते हैं स्कूल में, हमें नहीं पसंद, हमारे कुरान में नहीं लिखा है ऐसे। तो ये जो बरखा दत्त और उनकी टीम जो है, ये एक मिस्चीवियस नैरेटिव पेडल कर रहे थे व्हिच वाज वेरी डेंजरस। देखिए, बरखा दत्त में डेंजर क्या था, मतलब सैयद अली शाह गिलानी बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी सिस्टम अनइस्लामिक है, वो तो वो बोल रहे हैं ना। या एक लड़का बोल रहा है कि ये जुम्मे के दिन छुट्टी नहीं मिलती, हमारे बॉस से हक नहीं मिलते, ये तो वो लड़का बोल रहा है ना। बरखा दत्त के साथ प्रॉब्लम ये थी कि खुद पत्रकार अपना कंक्लूजन दे रही थी, और वो कंक्लूजन ये था कि ये, मतलब एक तरह से उसका मतलब ये था कि कश्मीरी हिंदुओं ने कुछ नाजायज कर दिया, और बेचारा कश्मीरी मुस्लिम जो कि गरीब भी है और दबा कुचला भी है, वो बेचारा करता भी तो क्या करता। वही फिजा वाली बात ना, कि बेचारा बंदूक न उठाता तो क्या करता। ये जो मतलब उनकी तरफ से, एक तरह से देखिए, उनकी तरफदारी करके उनके पक्ष को मजबूत करने की लॉबिंग थी। ये लॉबिंग हो रही थी। जैसे नीरा राडिया टेप्स में बरखा दत्त नीरा राडिया से बात कर रही कि ठीक है, मैं ये बोल दूंगी उसको, मैं वो बोल दूंगी, वो इसको मंत्री हो, उसको नहीं। वो लॉबिंग अमेरिका में तो बहुत ही खुल्लम खुल्ला है, वहां का कोई सेनेटर है तो वो तो खुल्लम खुल्ला लॉबिंग करता है, और वो मतलब बड़ा जायज है वहां पे। तो पाकिस्तान का कोई पता लगा, कोई गया नेता, और उसने उसको 3 पैक दारू पे उसने हमारा ही न्यूज ट्रैक उसको तोड़ मरोड़ के एडिट करके बताया, साहब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो। अब वो जो लॉबी करने वाला आदमी है, उसको तो आपने पकड़ाया, उन्हें लॉबिंग करनी शुरू कर दी। ये बरखा दत्त लॉबिंग कर रही थी, जैसे नीरज आर्या के टाइम पे कर रही थी, वैसे कश्मीर के टाइम पे कर रही थी, बिना बात के। भाई अब मदरसे, आप बच्चे को मदरसे में भेजेंगे तो उसको डॉक्टर की नौकरी कैसे मिलेगी। तो आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आप मदरसे में क्यों भेज रहे हैं, आप स्कूल में भेजिए ना, नौकरी चाहते हैं तो। वो ये ना ना ना, जाएगा वो मदरसे में, और उसके बाद जब नौकरी नहीं मिलेगी तो दोष कश्मीर पंडितों का है। ये तो बिना बात की, मतलब अन्याय और अधर्म की बात है कि जो मासूम है उसको आप गुनाहगार बताइए, जो गुनाहगार है उसको आप मासूम बताइए, और उसके लिए आपको कोई इनाम मिल रहा हो तो सोने में सुहागा। जी, जी, मनोज जी। तो मेरा अगला सवाल, अब नाउ वी कम टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज़, और जो रॉ, आप जानते हैं मैं किसकी बात करने जा रही हूँ, एएस दुल्लत, हम्म, फॉर्मर रॉ चीफ। और उस टाइम पे वो आईबी के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट थे जब जेनोसाइड ये हो रहा था। और वो अपने एक, उन्होंने एक बुक लिखी है, माय वाजपेयी इयर्स, इयर्स विद वाजपेयी। उसमें उन्होंने बड़े अजीबोगरीब एब्सर्ड क्लेम्स करे हैं कि फारूक अब्दुल्ला की बेटी को भी किडनैप करने जा रहे थे रुबैया सईद के साथ, पर उनके पास सिक्योरिटी था और रुबैया सईद के पास नहीं था, तो वो हो गया बड़ी आसानी से। और वो ये भी कहते हैं कि अगर कुछ दिन रुबैया सईद को नहीं रेस्क्यू करते तो वो ठीक रहती। मतलब इनडायरेक्टली देयर इज अ हिंट कि कोई कुछ ना कुछ चल रहा था बीचों बीच में, और उनको सब खबर थी। अब वो कश्मीर फाइल्स को भी प्रोपेगेंडा फिल्म कहते हैं, वो कहते हैं कि जगमोहन को भी वो गवर्नर जगमोहन को अजीबोगरीब बातें कहते हैं, और आईएसआई को तो कहते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं आईएसआई का चीफ बन जाता, इतना पावरफुल है वो। तो ऐसे जो ये हमारे फॉर्मर आईएनबी एंड रॉ चीफ हैं,
जरा इनके बारे में बताइए कि ये जो सॉफ्ट स्पॉट वो रखते हैं, इनका क्या योगदान था इस पूरे जेनोसाइड? देखिए मैंने टीवी शुरू किया था 1978 में, तो मैं 22 साल में था। तो मैंने ईमानदारी से आपको बताया कि मैं तो हीरोपंती करने के लिए आया था, कि मेरा चेहरा पहचाना जाए और लड़कियां मुझे ज्यादा तवज्जो दें, इतना ही मकसद था। ये दुलत जो है, ये रिटायरमेंट के बाद वो 22 साल के नौजवान की हीरोपंती करने में अभी भी लगे हुए हैं। इनको ग्रो अप कर जाना चाहिए, बुजुर्ग हैं। देखिए, मैंने इनका एक इंटरव्यू सुना करण थापर के साथ। मतलब अब करण थापर तो मैं क्या बताऊं, मतलब शर्म भी आती है। लेकिन खैर, अब आपका सवाल दुलत पे है। दुलत करण थापर से कह रहे हैं कि देखो, श्रीनगर में एक टेररिस्ट सेल है और ये बड़ा प्रोफेशनल सेल है और इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये कौन लोग हैं कोई जानता नहीं है। और राहुल भट्ट की जो हत्या की, ये टेररिस्ट सेल ने की। इनको पता लग गया कि राहुल भट्ट तहसील में काम करता है और तहसील में काम करने वाला आदमी इनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये प्रोफेशनल सेल ने उसके बारे में पता लगा लिया, उनको पता लग गया। ये बड़ी बात है कि उनको पता लग गया। अरे यार, 10 साल से वो आदमी तहसील में काम कर रहा था, कैंप में रह रहा था, किसको नहीं पता था बेवकूफ? पता लग गया। प्रोफेशनल सेल के बारे में मुझे तो पता है, लेकिन और किसी को नहीं पता है। तो तुम्हें कैसे पता यार? तुम्हारा प्रोफेशनल ऐसा क्या टाका है कि तुमको पता है, बाकियों को नहीं पता? और हमारे रॉ चीफ को नहीं पता, तुमको पता है? यार, ग्रो अप मैन। मैं तो 22 साल की उम्र में ऐसा लौंडा था। यू आर नॉट अ लौंडा यार। ग्रो अप मैन, ग्रो अप। एंड नाउ अब हम इसके चौथे पहिए पे आते हैं, जो इंटेलेक्चुअल जिसको कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स। और ये डफली बजाने वाले कश्मीर फाइल्स में भी इन्होंने दिखाया है। तो ये बुकर प्राइज भी जीत जाते हैं, नोबेल प्राइज भी जीत जाते हैं, पुलित्जर प्राइज भी जीत जाते हैं। किस चीज के लिए जीत रहे हैं पुलित्जर प्राइज? फोटोग्राफी की। एक फोटोग्राफ है जिसमें एक स्टोन पेल्टर पूरे वैन पे चढ़ा हुआ है पुलिस के, और वो बिल्कुल विंडशील्ड में पत्थर मार रहा है, एंड दैट विंस पुलित्जर प्राइज। और फिर निवेदिता मेनन है, जेएनयू की प्रोफेसर, जो कहती हैं कि इंडिया हैज इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। और फिर अरुंधति रॉय है, जो कहते हैं इंडिया वाज नेवर एन कश्मीर वाज नेवर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। फिर अमर्त्य सेन वो कहते हैं, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, कि आई एम अशेम्ड जब ये 370 हटा था। तो थोड़ा इनके बारे में भी बताइए कि इन्होंने क्या मतलब यहाँ पे माजरा बनाया। देखिए, मेरा ये मानना है कि जितने भी ये इंटेलेक्चुअल, सेक्युलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव लोग हैं, इन लोगों के सामने अगर आप सनलाइट दिखा दें, तो ये न केवल एक्सपोज हो जाएंगे, बल्कि ये दे विल रन फॉर कवर। मैंने करण थापर को भागते हुए देखा है। जब मैंने केवल इतना कहा रोटरी क्लब के पूरे डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में कि मैं करण थापर के 4 आर्टिकल्स में से केवल एक एक पैरा पढ़ के आपको सुना देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि ये आदमी है क्या। अब मार, मैं नॉट द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन में, मुझे मीडिया में बोलने को बोला है, मैं मीडिया से पढ़ के सुना रहा हूँ, तुमसे मतलब? भाग गया। बरखा आई। मैंने कहा कि ये हैं बरखा दत्त। अब 22 दिसंबर 2022 को नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री स्वेरिंग इन हुई थी, और 2002। और 23 मार्च 2003 को, हाँ 2003 को, अगले मतलब 3-4 महीने बाद, 3 महीने बाद ये रोटरी क्लब की मीटिंग थी, उसी में बरखा भी आई। 4,000 की मेंबरशिप, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट। तो हॉल खचाखच भरा था। मैं कहा ये बरखा दत्त। अब इनकी असलियत जान लीजिए आप लोग कि
ये स्टार न्यूज के लिए न्यूज बनाती हैं। ये कह रही थी नरेंद्र मोदी हटाओ, नरेंद्र मोदी हराओ, नरेंद्र मोदी हटेगा, नरेंद्र मोदी हारेगा। अब ये बताइए, इनको फैक्ट नहीं पता, नरेंद्र मोदी हटेगा हारेगा, इनको नहीं पता था कि हटेगा हारेगा, इनका फैक्ट गलत था। इन्होंने एडवाइस दी कि हटाओ हराओ, लोगों ने उल्टा किया। 182 में से 181 लड़ी जा रही थी, 127 जीत गया। तो इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो नहीं है, माइनस है। जो बोलेंगे जो उल्टा करें, ना तो इनको फैक्ट पता है, ना क्रेडिबिलिटी है, ये काहे की पत्रकार है, वो भाग गई। अरुंधति रॉय को हमने भागते हुए देखा है, हम ही से भागी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा भी, व्हेन अरुंधति रॉय हैड टू फ्ली। तो कि उर्दू प्रेस क्लब ने मीटिंग की, प्रेस क्लब में, और उसमें अरुंधति रॉय भी थी और हम भी थे और कुछ और भी थे। तो एक अभिसंधान बोल के चुके थे कि साहब लोग जो है वो बड़ा झूठ बोलते हैं और गलत करते हैं और नाइंसाफी है और ये है वो। बिल्कुल ठीक कहा। मैं कहा देखिए, मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और बल्कि मैं तो अरुंधति रॉय जी की तारीफ करना चाहता हूँ। इनके अंदर कितना बड़प्पन है। इन्होंने एक झूठ बोला था। इन्होंने आउटलुक में एक स्टोरी लिखी थी कि गुजरात के दंगे में 2002 वाले में एहसान जाफरी, कांग्रेस के एक एमपी हुआ करते थे पहले, उनको जला के मार दिया। उनकी बेटी वहीं थी, उसको रेप किया और जला के मार दिया। अब बेटी अमेरिका में थी, वो जिंदा थी, वो थी नहीं वहां पे। बेटी ने आउटलुक को लिखा कि भाई न तो मेरे साथ कोई रेप हुआ, न मैं मरी हूं, मैं तो यहां हूं और यहीं थी। अब आउटलुक ने अरुंधति रॉय से कहा कि भाई ये तो आपकी बात गलत निकली। तो उन्होंने एक पन्ने की माफी मांगी। तो मैंने कहा देखिए, मैं इनका बहुत आदर करता हूं। जब इनका झूठ पकड़ा गया तो इन्होंने एक पूरे पन्ने की माफी मांगी। मतलब झूठ चल जाए तो चल जाए, पकड़ा गया तो कम से कम माफी तो मांग लेती है ना। बड़प्पन है इनका। भाग गई, तुरंत उठी भाग गई। इन लोगों के साथ केवल एक ही काम करना चाहिए, इनके सामने सच्चाई की सर्च लाइट, हेडलाइट ऑन कर दीजिए, भाग गई। द सुप्रीम कोर्ट सम टाइम अगो उन्होंने डिसमिस कर दिया था कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड पिटिशन जब लेके गए थे। वो कहते हैं कि बहुत देर हो गई है और ये सब कम्युनल डिसहार्मनी को वो जो अफेक्ट कर सकती है कम्युनल हार्मनी को। तो ये तो पता नहीं कब हार्मनी था, पर वो कह रहे हैं कि कम्युनल डिसहार्मनी को ये कॉज कर सकता है। और खैर उसी के बाद वो कुछ टाइम बाद 1947 में कितनी गोलियां चली थी गांधी पे, उसका एक जो है पिटिशन कंसिडर भी कर लेते हैं। मतलब 47 शायद 91 से पहले आता है। बट देन बड़ा पेनफुल था ये देखना कि बिट्टा कराटे को कोर्ट ने लेट ऑफ कर दिया, ये कहते हुए जज ने खुद बोला है कि सब कुछ है, इंटरव्यू है, एवरीथिंग इज देयर, पर क्योंकि प्रोसिक्यूशन इतना पुअर था और डिसइंटरेस्टेड था, तो हमें ये जो है इनको रिहा करना पड़ा। अब वो जेकेएलएफ के चेयरमैन बने बैठे हैं कश्मीर में, बिट्टा कराटे। अब सतीश टिक्कू की भी फैमिली, जो मैं आपको बता रही थी कि लॉयर वहां गए तो उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे। तो ये जो जस्टिस डिले होता है, ये बहुत पेनफुल है। तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मुझे आज तक कभी अदालत से न्याय नहीं मिला। कई 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 बार मैंने न्याय की कोशिश की है और कई अलग अलग विषयों पे, और मुझे लोक अदालत से न्याय नहीं मिला। मुझे न्याय मिला है, बार बार मिला है, लगातार मिला है, लेकिन हमेशा परलोक अदालत से मिला है। तो अदालतें न्याय देने के बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, तभी तो केसेस पाइल अप कर रहे हैं। तो अब बहुत बुनियादी बात है कि अगर सतीश टिक्कू के मर्डर का केस आप श्रीनगर में चलाइएगा, तो वहां पे
तो लोगों को डर लगेगा ही ना, गवाही देने मतलब उनके परिवार के लोग गवाही देने जाएँगे तो डर तो लगेगा ही। आप उस एक प ये भी है कि आप उस केस को कश्मीर के बाहर सुन लीजिए। दिल्ली में सुन लीजिए ना, क्या दिक्कत है? दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी है, सुन लीजिए। तो मतलब केस रीओपन हो वो एक बात है, वो दिल्ली में सुना जाए ये एक और गुहार होनी चाहिए। वहाँ देखिए वहाँ पे तो बेटा कराटे क्या, कोई भी तो केस वहाँ पे कंक्लूजन तक नहीं आतंकवादी वाला केस कोई भी तो अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुँचता ना। तो मतलब इसमें क्या कहें कि वहाँ श्रीनगर में ट्रायल हो और सतीश टिप्पू की फैमिली जाए, ये मुझे ठीक नहीं लगता। जी। और मनोज जी, ये लास्ट एक क्वेश्चन है कि ऐसा माना जाता है कि एकदम से टेररिज्म फूटा और 1-2 साल में वो एक्सोडस कर गए, पर ऐसा सच्चाई है नहीं। वो जैसे कहते हैं, कुछ हिंदूज़ ही कहते हैं कि कश्मीरी पंडित डरपोक थे, उन्हें वहाँ डटे रहना चाहिए था। हालात जैसे आपने अभी बताया वो तो थे नहीं बिल्कुल भी रहने वाले। पर अराउंड 100 एंड 150 कश्मीरी पंडित्स को ब्रूटली मारा गया। उन्होंने बहुत रेज़िस्ट किया काफ़ी डेकेड्स तक, और अभी भी ये बेचारे रेज़िस्ट कर रहे हैं। राहुल भट्ट की अभी मौत हुई है, ये रेज़िस्ट ही करे जा रहे हैं ना। तो कश्मीरी पंडित्स आर नाउ हियर इज़ वेयर द गवर्नमेंट एंड द लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू स्टेप इन। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ वो गेटोइज़ेशन तो हो रहा है, वो जत्ती वहाँ पे जो है रह रहे हैं एक सेलेक्ट लोकेलिटी में पंडित्स कश्मीरीज़। तो आपको इसका हल क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन? देखिए, न्याय क्या कहता है, धर्म क्या कहता है और वास्तव में मतलब राहुल भट्ट की हत्या ना हो इसके लिए एक ऐसा वातावरण चाहिए। गन किसी भी लड़के के हाथ में AK-47, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, सब मशीन गन, माइन, ये सब कोई हथियार किसी के पास नहीं होना चाहिए। सैनिटाइज होना चाहिए पूरा एनवायरनमेंट। और देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि बात केवल इतनी नहीं है कि गन जो अभी है वो आपने ले ली। दिमाग में केमिकल चेंज हो जाता है। जब कन्विंस हो जाता है ना लड़का कि जिहाद करना है। एक होता है फिजिकल चेंज कि मतलब पानी है, आपने ठंडा किया, बर्फ बन गया, आपने गर्म किया, पानी बन गया, ज़्यादा गर्म किया, भाप बन गया, फिर ठंडा किया, फिर पानी बन गया। ये फिजिकल चेंज है। चीज़ वही की वही है, लेकिन केवल मतलब सॉलिड लिक्विड गैस का फ़र्क है। केमिकल चेंज मतलब आपने एक कागज़ लिया और आग लगा दी। अब वो कागज़ जल गया। अब वो राख से कागज़ बना के दिखाइए। आपको केवल बंदूक लेने से आपकी समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा। वो जो दिमाग में केमिकल चेंज आ गया है, वो दूसरी बंदूक लाने के लिए आतुर रहेगा और जहाँ मौका मिलेगा कोई उसको पकड़ा देगा कि ले तो ले लेगा। इस संभावना से भी आपको मुकाबला करना पड़ेगा। जब आप वो सुरक्षा दे पाएँगे, तब हमारे कश्मीरी हिंदू वहाँ मतलब फल-फूल पाएँगे। उससे पहले तो जान खतरे में है ही है। आपके 44 ईयर लॉन्ग जर्नलिस्टिक करियर में यू हैव इंटरव्यूड सच prominent political faces. You've been an esteemed panelist on important discussions on leading news channels, and you've covered from the ground such controversial issues and honestly and fearlessly reported. अब मनोज जी, फॉर बडिंग जर्नलिस्ट जो आपको लुकअप कर रहे हैं, एक आशीष कोहली तो हैं ही जो जम्मू में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिंदूज के लिए, डेमोग्राफिक चेंज, द रियलिटी, वो तो आपको लुकअप करते ही हैं। उनकी तरह और भी हैं जो ऑनेस्ट और फियरलेस, हर किसी की मंशा होती है टू बी ऑनेस्ट एंड फियरलेस। उसको कैसे वो करा जाए, अपने अंदर भरा जाए और उसको प्रैक्टिकली वो करा जाए, उस पर जरा बता दें। देखिए, मैं आशीष कोहली के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उनको एडमायर करता हूँ
क्योंकि वो मेरी जानकारी में पहले पत्रकार हैं जो कि 15 साल की उम्र में पत्रकार बने हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ इस यंग मैन को। देखिए, बहुत जो मैंने विवेक अग्निहोत्री के बारे में कहा कि भई आप ईमान से भी तो पैसा कमा सकते हैं और ईमान से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। कश्मीर फाइल्स की कमाई ज़्यादा हुई है बनिस्बत उन फ़िल्मों के जो हमको गुमराह कर रही थी। तो मतलब देखिए, टीआरपी तो दारू की भी होती है, टीआरपी सिगरेट की भी होती है। बड़ी पॉपुलर चीज़ है सिगरेट। लिखा है टोबैको किल्स, लेकिन लोग पीते हैं। दारू के ऊपर भी लिखा है। लेकिन टीआरपी हेल्थी टीआरपी भी होती है। आफ्टर ऑल देखिए, मतलब ऐसे भी तो लोग हैं जो कि कोई बढ़िया स्पोर्ट्समैन को देख के और खूब या किसी योगाभ्यास के गुरु को देख के और बढ़िया योग करके और अपनी सेहत को इतना इम्प्रूव कर लिया कि पता लगा कि थायराइड भी था और ब्लड प्रेशर भी था और शुगर भी थी और सब ठीक हो गया और बढ़िया-बढ़िया मतलब सेहत बढ़िया हो गई। तो मतलब दारू और सिगरेट की टीआरपी और योगाभ्यास की टीआरपी दोनों हैं। रामदेव भी कम हीरो थोड़ी ना है, ज़्यादा बड़ा हीरो है। मतलब टोबैको कंपनी का कौन आदमी अपनी शक्ल दिखा के बताएगा कि मैं सिगरेट बेचता हूँ, मेरी शक्ल दिखाओ। या दारू की कंपनी का आदमी बताए कि मैं दारूबाज मतलब दारू पिलाने वाला। वो टीआरपी शक्ल नहीं दिखाते, वो केवल बेच के पैसा। रामदेव तो शक्ल दिखाते हैं, हीरो हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का भला हो रहा है। पत्रकार के पास दोनों चॉइस है। आप मतलब वो बरखा दत्त वाला फ़ॉर्मूला भी अपना सकते हैं और ईमानदार आशीष कोहली वाला फ़ॉर्मूला भी अपना सकते हैं। आशीष कोहली से लोग प्यार करते हैं। आशीष कोहली की टीआरपी पॉपुलैरिटी बहुत हाई है। तो काहे को बरखा दत्त बने? क्योंकि बरखा दत्त कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं है। मतलब कहीं वो अगर कश्मीरी हिंदुओं की महफ़िल में आ जाएँ, तो जो सवाल-जवाब होंगे वो झेल नहीं पाएँगे। तो मतलब कहने का मतलब ये कि रास्ते दोनों हैं और ऐसा नहीं है कि ईमानदारी की और निर्भीकता की पत्रकारिता कोई बड़ी मुश्किल है, वो वही है। पर इतना है कि मिल्खा सिंह जब प्रैक्टिस कर रहा था, तो उस टाइम पे वो पसीना बहा रहा था। उसका रिज़ल्ट मिला कि वो चैंपियन बन गया और मतलब फ्लाइंग सिख का दर्जा मिल गया। तो वो पसीना तो बहाना पड़ेगा। वो आसान वाला रास्ता नहीं है कि बैठे-बैठे लेक्चर दे दिया कि ये कश्मीरी हिंदू और हाय हाय मेरे मुसलमान। वो आसान रास्ता नहीं है। थोड़ा ग्राउंड वर्क करना, सबूत देना पड़ेगा, बात का सबूत देना पड़ेगा। लेकिन एंड में बात तो जो सही होगी वो ही मानी जाएगी। नमस्कार मनोज मनोज जी, बहुत-बहुत आपके आभारी हैं हम। और क्वेश्चन से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो ये रिकॉर्डिंग है, एज़ फार एज़ दिस बिटा करेक्ट इज़, दैट वाज़ अ गेम चेंजर फॉर दिस मूवी आल्सो, कश्मीर फाइल्स। अगर वो रिकॉर्डेड नहीं होता, तो मुझे लगता है कि इस टाइप की मूवी नहीं बनती। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू, ब्रेव मैन, एंड you can say this is the one of the best positive journalism that we have witnessed, especially जब पीक ऑफ मिलिटेंसी था। और आपका जी। सुना मैंने कि यू हैव दिस हैड दिस इंटरव्यू इन जम्मू में, तो थैंक्स फॉर दैट। कि आपको क्या लग रहा है कि कोई नीति है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सबस्टेंशियल नीति है टू रिहेबिलिटेट बैक कश्मीरी half a million people? मेन बात इनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स क्या बोलते हैं, वो मेरी नज़र में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मन की बात पूरी तरह जानते नहीं होंगे।
मुझे नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे ये भरोसा तो पक्का है कि ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित अपने घर जाके सुरक्षित रह सकें। लेकिन ये काम इतना बड़ा है कि जल्दीबाजी में करने में हमारा ही नुकसान हो सकता है। हमारे ही कश्मीरी पंडित्स को नुकसान पहुंच सकता है। आई थिंक वी शुड सैनिटाइज दी आपका वो कहना ठीक है, मैं मानता हूं कि जिहाद खत्म नहीं होगा, लेकिन जिहाद दुनिया से कहीं से खत्म नहीं हुआ तो यहाँ से कैसे खत्म हो जाएगा? मदरसे में जिहाद का कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया ही जाएगा। वो तो कंपल्सरी है, मतलब वो तो हर मौलवी, हर मदरसे में हर बच्चे को जिहाद मतलब सिखाएगा ही वो तो मजबूरी है उसकी, कंपल्सरी है। मतलब कुरान शरीफ का एक भी अक्षर वो डिलीट थोड़ी ना कर सकता है। तो वो तो पूरा सिखाएगा। लेकिन देखिए, एक कॉन्सेप्ट सीखना अलग बात है और बंदूक लेके उसके आधार पे मासूम लोगों को मारना अलग बात है। जितने बच्चे मदरसे में जाते हैं सब के सब बंदूक नहीं उठाते। तो जिन्होंने उठाई है उनके हाथ में भी बंदूक न रहे और उसके बाद कश्मीरी पंडित वापस जाएं तो दे विल गो टू, हम कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल नॉर्मली मिंगल कर जाएं। हो सकता है जो पन्नू कश्मीर ने एक अलग वो एरिया मांगा है, हो सकता है वैसा कोई फॉर्मूला बन जाए तो भी अच्छी बात है। लेकिन तब भी गन कल्चर तो खत्म करना ही पड़ेगा, वरना वो उस एरिया में जाएंगे, वहां मारेंगे।